हेलो स्टूडेंट्स, तो फर्दर मूव करेंगे अपन क्रैश कोर्स में और आज अपना बाइनोमियल थ्योरम का थर्ड क्लास होगा। ठीक है, तो इससे पहले दो लेक्चर्स ऑलरेडी बाइनोमियल थ्योरम के हो चुके हैं। पहले क्लास में मैंने बेसिक्स कवर किया और बोला था कि फर्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जिसको बेसिक नहीं समझ में आया ना, उसको फर्दर जो आज बड़े क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड क्लास में अपन ने जनरली बात की जनरल टर्म के ऊपर कि जनरल टर्म क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, या एक्स की कितनी भी डिग्री पूछ दे तो अपन क्या करेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे और डिग्रियों को एक्स की डिग्री को दिए हुए डिग्री से कंपेयर कर देंगे। अपना डिग्री निकालेंगे एक्स का, वो कैसे निकलेगा, जनरल टर्म से। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने सेकंड क्लास में आपको सिखा रखा। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, जाके सबसे पहले पिछले क्लासेस कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे अपन और बात करेंगे आज फाइंडिंग रिमाइंडर एंड कोफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन। रिमाइंडर बेसिस जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, स्टूडेंट को बहुत टफ लगते हैं। और आप देखना बाकियों के बहुत सारे लेंदी मतलब कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा और इस क्लास में जो आप सीखोगे, आपको अगर बिलीव करना मजा नहीं आया तो फिर बताना। ठीक है, एक एक लाइन दो दो लाइन में क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा आपको सॉल्व करते हुए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आया तो बस मेरे लिए एक ही काम करना है कि लाइक करके जाना, और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं जी। और ये टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन हो जाना सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, बिकॉज यहीं पे सभी लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। साथ में व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास नोट्स का एक्सेस चाहिए, मैं बार बार सभी वीडियोस में बोल रहा हूं, तो आपको नीचे इनरोल होना पड़ेगा। सिर्फ 49 प्राइस है। नीचे आपको गूगल फॉर्म दिखेगा एक, उसके लिए इनरोल होना पड़ेगा, फिल करना होगा गूगल फॉर्म को। ठीक है, और अगर आपको क्लास नोट्स के साथ साथ प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए तो उसके लिए एक और गूगल फॉर्म नीचे होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी दिख जाएगा लिंक्स आपको। तो उसके लिए सिर्फ 99 प्राइस है, बहुत ही चीप प्राइस है। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग जाके जल्दी से इनरोल हो जाए, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके WBC एग्जाम में। जो भी मटेरियल है स्पेशली डिजाइन फॉर WBC एग्जाम, लेकिन अगर आप जेई मेंस की एग्जाम दे रहे हो तो उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन WBC के लिए पूरा अच्छे से मटेरियल डिजाइन किया गया। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो लास्ट क्लास में अपन ने एनजीटी पे बात किया था और मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। साथ में मैंने आपको एक और चीज पढ़ाया था, एनजीटी के साथ साथ पढ़ाया था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया था कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में इसी के ऊपर एक मिनट बात कर लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखो, अगर नाम सही देखोगे तो ये पूरे टर्म की बात कर रहा है और ये कोफिशिएंट की बात कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मान जो मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। अच्छा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए भी बोला था कि जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, लेकिन जो मिडिल टर्म होता है वो अपने आप में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं होता। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए आर का फॉर्मूला भी बताया था। क्या बोला था कि आर हमेशा छोटा होगा किससे, फील करना ऊपर n+1 की टोटल टर्म्स की, 1 प्लस में मॉड में फर्स्ट टर्म अपॉन में सेकेंड टर्म। ये बोला था आर निकालने का फॉर्मूला, कब, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के टाइम में मैंने नहीं बोला था कि मिडिल टर्म ही ग्रेटेस्ट होगा, लेकिन हाँ मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा होगा। कोफिशिएंट और टर्म में फर्क है भैया, दिखना कैसे। अगर मान जो मैंने आपके सामने रखा 3x, ओके, और मैंने आपके सामने रखा 2x, और अगर आपसे पूछ दी कि बताना कोफिशिएंट किसका बड़ा है, तो आप बोलोगे इसका कोफिशिएंट बड़ा है। ठीक है, और वो मैंने पता कर लिया बाइनोमियल थ्योरम के टाइम में बाइनोमियल एक्सपेंशन जो होता है वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ही बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि टर्म बताना कौन सा बड़ा होगा, तो टर्म के लिए आप बोलोगे मुझसे सर x की वैल्यू बताना, क्योंकि x है ना साथ में मल्टीप्लाई में, वो जिस दिन आप x की वैल्यू रखोगे तब जाके पूरा टर्म आएगा, क्योंकि पूरा टर्म मेरे को 3x है, यहाँ पे पूरा टर्म 2x है। तो एक बच्चे ने बोला सर उससे क्या होगा, अगर आप x की वैल्यू रखोगे, मान जाओ लेट से x की वैल्यू 2 रखोगे, तो यहां भी 6x होगा, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू आप 2 रख चुके हो, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ देखोगे तो 4 ही होगा। अभी भी तो सर यही बड़ा होगा, बोलूंगा हाँ अभी भी बड़ा होगा, लेकिन मजा देखना कब आएगा। अगर कल को मान जाओ ये 3x है और ये आपको माइनस का 2x है, तो अब आप कोफिशिएंट के टाइम में किसको बड़ा बोल रहे होगे, 3x को। अरे कोफिशिएंट के टाइम में तो आप 3x को ही बड़ा बोल रहे हो, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट -2 है, तो 3 बड़ा होता है। लेकिन बोला कि आप टर्म देख रहे हो ना, तो आप x की जगह 2 रखो, ठीक है। अगर आपने x की जगह 2 रखा तो ये वाला टर्म बन जाएगा 6, ठीक है, और ये वाला टर्म बन जाएगा आपको माइनस का, इसको माइनस का 2 से आपको कर देता हूं -4। ओके, अभी भी यही बड़ा होगा क्योंकि आप कोफिशिएंट देख रहे हो, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट -4 है, तो 3 बड़ा होता है -4 से। लेकिन अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हो ना, तो यहां देखना 2 और -4 आपको -8 हो जाएगा।
अभी भी आप देखोगे तो 6 बड़ा है, लेकिन सामने वाला ने बोला है जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखना ना तो मॉड लगा के देखना। तो अगर बात करूंगा कोफिशिएंट के टाइम में तो ये बड़ा हो रहा था, 3x बड़ा हो रहा था, लेकिन अगर मैंने मॉड लगा दिया ना तो -8 थोड़ी रहेगा, वो तो 8 हो जाएगा और बड़ा ये हो गया। तो जहां कोफिशिएंट के टाइम में 3x जीत रहा था, वहां टर्म के मामले में -4x जीत गया, x इज इक्वल टू 2 रखने पे, क्योंकि मॉड लगा के देखते हैं अपन। ठीक है, मॉड लगा के सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, ये मैंने आपको सिखाया भी था, और यहाँ पे आपको डिफरेंस भी समझा दिया कि जो मिडिल टर्म होगा जरूरी नहीं है कि वही बड़ा होगा सबसे। ठीक है, उसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा ये अपन को कंफर्म है, लेकिन वो पूरा टर्म बड़ा होगा इस बात की गारंटी नहीं, और वो निकालने का तरीका ये है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं। अब आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा एनजीटी और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा अब बात बोला ग्रेटेस्ट टर्म, कोफिशिएंट नहीं बोला, ग्रेटेस्ट टर्म बोला। तो ग्रेटेस्ट टर्म मतलब आर निकालने का फॉर्मूला वो मॉडुलस वाला। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलता तो मिडिल टर्म पकड़ते और बोलते उसका जो कोफिशिएंट होगा वही सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटेस्ट टर्म बोला है ना तो सबसे पहले ध्यान से देखना ये √3 बाहर क्या कर रहा है, √3 को अंदर भेजो ना। एक बच्चे ने बोला सर वो कैसे भेजो अंदर, तो मैंने बोला √3 को जिस दिन अंदर भेजोगे ये बाहर कब निकला होगा, जिस दिन इसके माथे पे 20 हो गया होगा, तभी इस 20 से बोला होगा कि मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, तो अगर जिस दिन अंदर आएगा उस दिन 20 ले लेगा अपने सर पे, तो इसको अगर अंदर किया होगा तो दिखेगा √3 की पावर 20। अरे सोच के देखो, नहीं सोच पा रहे, अरे √3 की जस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो √3 1 √3 नहीं होगा, ऊपर 20 भी तो है ना, तो √3 की पावर 20 प्लस में, इसको अभी लिख के दिखाऊंगा तो अच्छे से सोच पाओगे, जो लोग नहीं सोच पा रहे। √3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, एक √3 ऑलरेडी है तो इसको √3 की पावर 19 कर दूंगा अपॉन में 20। अरे कोई बच्चा किया होगा तो क्या क्या होगा, यहां से √3 की पावर 19 कॉमन लिया होगा। अब उसने चूंकि √3 की पावर 19 नहीं यहाँ पे 20 देखा तो √3 की पावर 20 ही कॉमन ले गया, तो √3 की पावर 20 कॉमन निकला, ऑलरेडी 20 ऊपर था तो केवल बाहर में √3 निकलेगा, यहां बच जाएगा 1 और यहां बच जाएगा 1 अपॉन √3, क्योंकि √3 की पावर 19 है यहां। इसमें से यहां पहुंचने के लिए इसने क्या किया होगा, √3 की पावर 20 को कॉमन ले लिया होगा। ठीक है, अगर कॉमन लोगे √3 की पावर 20, ऊपर 20 है तो ओवरऑल खुले में केवल √3 आएगा, लेकिन मैंने यहां से ले लिया √3 की पावर 20 कॉमन। ये सभी चीज आप सीख जाओगे, बेसिक मैथ्स है ये सब। ठीक है, इसमें कोई बाइनोमियल थ्योरम अभी लगा ही नहीं। अब बात उसने एनजीटी की छेड़ी है, तो अब क्या करूंगा, सबसे पहले आर निकालूंगा, और आर निकालने का एक ही तरीका होगा एनजीटी के टाइम में, क्या कि आर को बोलूंगा कि आर तुम लेस देन इक्वल टू, ऊपर मैं n+1 की फील कर लूंगा मतलब 20+1। ओके, और नीचे बोलूंगा 1 प्लस में मॉड में फर्स्ट टर्म कौन है, √3 नहीं, फर्स्ट टर्म है √3 की पावर 20, सोच के बोलना। सेकंड टर्म बताना मेरे को, √3 की पावर 19, सोच गए। अच्छा अगर ये सोच गए तो आपको क्या यहां से r लेस देन इक्वल टू ऊपर 21 दिख गया और नीचे आपको 1 प्लस में √3 दिख गया। अरे ये कैंसिल हो गया, √3 दिख गया। अच्छा √3 कितना होता है सर, 1.7 तो नहीं होता, हाँ 1.7 होता है, तो 1.7 और 2.7 हो रहा है ये। अगर ये 3 होता तो 7 टाइम्स में जाता, 3 से कुछ कम है तो क्या बोल दूं 7 पॉइंट कुछ होगा, लेट से 5 या 6 बोल देता हूं, हो है कुछ भी हो, क्योंकि अपन को पता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके सोचते हैं। जब भी डेसिमल में आर आ गया, अरे आर डेसिमल में नहीं हो सकता ना, क्योंकि आर टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इससे एक बड़ा टर्म होगा, और टर्म कभी डेसिमल में होगा क्या, नहीं, टर्म फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, थर्ड टर्म होगा, 3.2 टर्म कभी होगा क्या, नहीं ना, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के देखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। लेकिन उसने ग्रेटेस्ट टर्म पूछा, थोड़ी ना आपसे आर की वैल्यू पूछा है, तो सर आपका डायलॉग किस दिन काम में आएगा जो आप फर्स्ट लेक्चर में सिखाए थे कि आर की वैल्यू जितनी आएगी उससे एक ज्यादा टर्म होता है, मतलब आप T8 की बात कर रहे हो, 8th टर्म की बात कर रहे हो। ओके ठीक, तो सर ये जो T8 आया इसका जो कोफिशिएंट होगा ये सबसे बड़ा नहीं होगा क्या, नहीं, बड़ा के टाइम में अपन मिडिल टर्म देखेंगे। और बताना अगर n की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू इवन है तो ऑड टर्म्स खुल रहे होंगे, ऑड टर्म्स मतलब एक आदमी बीच में बैठता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करके 2 से 1 ऐड कर देते हैं, मतलब इसका मिडिल टर्म क्या होगा बताना मेरे को, डिवाइडेड बाई 2 10 होगा, T11 इसका मिडिल टर्म होगा। तो जहां 11th टर्म का कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा वहीं 8th टर्म अपने आप में सबसे बड़ा होगा। तो देखना बहुत डिफरेंट खेल है, उसमें बात कोफिशिएंट की होगी, और कोफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है, और इसमें मतलब पूरी टर्म की बात हो रही है, और पूरी टर्म मतलब वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, तो मॉडुलस लगा के खेलेंगे। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे अपन। ओके चले आगे मूव करता हूं। अब ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको सिखा रखे लास्ट क्लास में, कुछ अच्छे क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर अपन रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है आज के क्लास में। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या बोला है कि P इफ टर्म हैविंग x की पावर 0 इन दिस इज 405।
अगर कभी भी आपको टर्म दिख जाए ना बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन में, तो वो कुछ देगा और मेरे को अपनी दुनिया से टर्म का मतलब पता है TR+1। अरे मेरा टर्म का मतलब क्या है बाइनोमियल थ्योरम में? TR+1। जैसे सीक्वेंस सीरीज अभी पढ़ के आए, वो पूछता था फोर्थ टर्म, तो अपना फोर्थ टर्म क्या होता था अगर AP की बात करेगा तो A+3D। अब वो जो चीज देगा, मैं जो चीज निकाल रहा हूं, दोनों को कंपेयर कर लूंगा, यही तो करना होता है मैथ्स में, ठीक है। तो मुझे टर्म का मतलब पता चल गया TR+1। अच्छा, आओ इसका TR+1 लिखते हैं, मेरे साथ बोलना TR+1 क्या होगा? NCR। एन की वैल्यू 10 तो नहीं दिख रही, हाँ CR बोल दिया। बोला था फर्स्ट टर्म, कभी नहीं बोला था ए की पावर, याद रखोगे। फर्स्ट टर्म कहीं आपको रूट एक्स तो नहीं है, हाँ अभी एक्स नहीं लिख रहा हूं, रूट एक्स ही लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे। फर्स्ट टर्म जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसको पकड़ूंगा, चाहे कितना भी गंदा शकल क्यों ना हो उसका, वही होगा फर्स्ट टर्म। अरे शकल गंदा हो जाने से फर्स्ट टर्म की थोड़ी उसको पोजीशन चली जाएगी, अभी भी वो फर्स्ट टर्म ही कहला रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोला था? दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसकी जो डिग्री चढ़ेगी ना, इन दोनों को घटा के। फिर सेकंड वाले को बोला था सेकंड P/x² है भैया, ठीक है। अच्छा, इसकी डिग्री क्या चढ़ेगी? नीचे वाला, नीचे वाला मतलब कहीं R तो नहीं है, हाँ। अच्छा, अब इसने बोला कि फाइंड P इफ टर्म हैविंग x की पावर 0, मतलब एक ऐसा टर्म है जिसमें x की पावर 0 हो चुकी है, और मैं दुनिया को बोल रहा हूं कि मेरा हाथ में जो x की पावर है ना, ये देखना कितना है। यहां से देखूंगा तो P की पावर R को थोड़ा देर के लिए साइड कर दो, इसको बोलना ये कितना होगा। क्या ये x की पावर 10-R/2 हो जाएगा? सोच जाना, ठीक है। और इसको बोलना, इसको ये कितना हो जाएगा? x² है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो x की पावर -2R बोल दो क्या? सोच गए? अच्छा, फिर देखोगे तो ये हो गया 10CR इंटू में P की पावर R। ये आपको बहुत करना है आगे अभी, क्योंकि टॉपिक में एक और टॉपिक लिया था, देखना क्या, कोएफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन, ये आपको करना ही है। अभी आगे आपको दिखाऊंगा और भी लेंथी क्वेश्चन जिसमें आपको कोएफिशिएंट पता करना होगा। एक्स की डिग्री आपको कलेक्ट करनी है हमेशा, ऑलवेज कलेक्ट डिग्री ऑफ एक्स, ऑलवेज कलेक्ट डिग्री ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैं अभी से आपको सिखा रहा हूं छोटे क्वेश्चंस में, अभी बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आपको दिखाई देगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ओके, कि क्या आप देख पा रहे हो कि नहीं कि एक्स की डिग्री कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, यही मेन है। अच्छा, यहां आप देखो तो एक्स की डिग्री कहीं आपको दिख गई ऊपर ऊपर से 10, क्योंकि ये दोनों जुटेंगे, ठीक। तो मैंने बोला 10 माइनस में R/2, और ये जिस दिन ऐड होगा यानी कि माइनस हो जाएगा 2R। तो मेरी सर ये डिग्री आ गई एक्स की, ओके। बट सामने वाला बोल रहा है एक्स की डिग्री 0, तो एक काम करते हैं सर, इसको पकड़ते हैं 10 माइनस R/2 माइनस का 2R, इसको बोलते बेटा तुम 0 के बराबर हो जाना, क्योंकि मुझे वो वाला टर्म चाहिए जिसमें एक्स की डिग्री 0, और मेरे हाथ में एक्स की डिग्री ये है, इसको पकड़ के 0 के इक्वल कर दूंगा। अगर मैंने 0 के इक्वल किया तो देखना क्या हो जाएगा आपको, 10 माइनस R इज इक्वल टू 2 to 4R। तो यहां से R की वैल्यू कहीं आपको 2 तो नहीं दिख गई, ठीक। तो अगर R की वैल्यू 2 आ गई तो बताना कौन से टर्म की बात हो रही है, क्या T3 की बात हो रही है? और बोला जो टर्म 3 है ना, वो अपना 405 है। आप P की वैल्यू बताओ, तो T3 की वैल्यू कितने लोग बता देंगे? 405 है, तो T3 अपना क्या होगा? अपना T3 क्या होगा? R की वैल्यू 3, ठीक है, सॉरी R की वैल्यू 2, तो यहां पर रख दू 10C2, ओके 10C2 रख दिया मैंने। और फिर देखो तो P की पावर कितनी हो जाएगी? P² हो जाएगा इज इक्वल टू 405, यही है ना, क्योंकि X तो 0 हो चुका होगा। अगर आप R की जगह रख रहे हो 2, तो ये तो अपना 0 हो चुका होगा, ठीक है। तो यहां से आप P निकाल लोगे, 10C2 क्या हो जाएगा? 10C2 हो जाएगा आपको 10 इंटू 9 अपॉन में 2, ओके। और यहां से हो गया इंटू में P² इज इक्वल टू 405। तो यहां से आप P मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना, ठीक है। चले फर्दर मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फाइंड इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p इन y इज इक्वल टू दिस हैज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब ये बहुत अच्छा खेल है, क्यों? क्योंकि इसने पिछली बार बोला था, पिछले क्वेश्चन को देखना, इसने बोल दिया था कि जो टर्म है मेरा जिसमें x की पावर 0 है, उसका वैल्यू 405 है। लेकिन इस बार ये अलग खेल रहा है, इस बार ये बोल रहा है कि इस बार जो टर्म की जो वैल्यू है ना, वो उतनी ही है जितना कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। अरे बोल रहा है कि फाइंड p जिसमें x की पावर p है, इफ कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p, माने x की पावर p का जो कोफिशिएंट है, मैं लिखता हूं यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p जो है ना, वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। मतलब इस बार टर्म की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया, वो बोल रहा है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है। तो एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कौन से टर्म का होता है? मिडिल टर्म का। तो क्या करने की बात बोल रहा हूं मैं आपको, कि जो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p है ना,
क्वेश्चन में जो दिया है वो अपने आप में मिडिल टर्म है, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तो मिडिल टर्म होता है सर। हाँ, तो अब अपनी दुनिया से एक्स की पावर पी लाता हूं। अपनी दुनिया से लाने का तरीका, अपना टर्म लेकर आऊंगा। अपना टर्म लेकर आऊंगा तो टी आर प्लस वन लिखूंगा। एक मिनट सर, ये इतना डरावना को बार बार खोलूंगा क्या? नहीं, आंखों का यूज करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो कहीं आपको ये जीपी तो नहीं दिख रही है? सोच के देखना, क्या ये अपने आप में जीपी तो नहीं है? हाँ, अगर सर जीपी है तो इट इज नथिंग बट जीपी का सम है, सम ऑफ जीपी। और सम ऑफ जीपी निकालने का तरीका तो अभी सीक्वेंस सीरीज में देख के आ रहे हैं। क्या बोलना, ए की वैल्यू बताना 1, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस आर की पावर एन या फिर आर माइनस आर की पावर एन माइनस 1। मैंने बोला था ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉल। तो 1 प्लस एक्स इसकी आर की वैल्यू है, तो 1 प्लस एक्स अगर 1 में कुछ ऐड होगा तो नॉर्मल सी बात है, 1 में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो 1 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए आर की वैल्यू 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो 1 है। ओके, अच्छा अभी तो अपन इसी की फोटो ही लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू लिख रहे हैं अपन, अभी y इज इक्वल टू लिख रहे हैं। इसकी फोटो साफ कर, इतना लेंदी दे दिया, लेकिन मेरे को पता चला ये दिया जो है वो एक्चुअल में है नहीं, वो जीपी का सम है और मैं जीपी का सम लिख रहा हूं सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू मैंने लिखा a, और फिर लिखूंगा r की पावर n, और r अपने आप में 1 प्लस एक्स उसकी पावर n। n की वैल्यू कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा मुझे, सोच के बताना, क्या 1 को भी इंक्लूड करना है? तो 1 से लेके यहाँ x की पावर 0 है, x की पावर 0 से लेके x की पावर 19 तक कितने टर्म होंगे? बोला था पिछले क्लास में, समझाया था 20 टर्म्स। तो क्या है, बोल दो n की वैल्यू 20। ओके, ये हो गया r की पावर n, माइनस में 1 अपॉन में r माइनस 1, यही होता है ना। तो r की वैल्यू कहीं आप बोल रहे हो 1 प्लस एक्स, ओके, और माइनस का 1। कितने लोगों को दिख गया? यहां से 1 से 1 उड़ गया। ये लिखा है आपको 1 प्लस में x की पावर 20 माइनस का 1 अपॉन में x। अब आपको इसमें ढूंढना है x की पावर p, इसमें ढूंढना है, सर्च इन दिस x की पावर p, इसमें ढूंढना है, केवल इसमें नहीं ढूंढना। और ऐसा डिवाइड वाला क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास के लास्ट में करा के गया था, और मैंने आपके लास्ट में दिखाया था आपको पिछले क्लास के, अगर आपको याद होगा तो, कि अगर आप x की पावर p इसमें ढूंढ रहे हो तो केवल आप इसमें नहीं ढूंढ रहे हो, तो एक काम करो, इसमें पता कर लो x की कितनी डिग्री है, फिर यहां डिवाइडेड बाई x हो रहा है। तो आप दो तरीके से यहां से सोच सकते हो, देखना कैसे। अगर मैं इसमें बोलूं मैं x की पावर, सबसे पहले तो इसका x की पावर निकाल देता हूं, वो जनरल टर्म देगा। तो सबसे पहले इसके लिए जनरल टर्म लिख देता हूं, टी आर प्लस 1 लिख देता हूं। जल्दी से बोलना मेरे को, इसके लिए टी आर प्लस 1। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाऊंगा यहाँ पे आपको, क्या 20 सी आर। ओके, a की पावर n, तो a अपना 1 है, उसका क्या ही लिखना। x की पावर क्या हो जाता है, नीचे वाला, दैट इज आपको x की पावर r। ओके, अच्छा ये जो x की पावर r है, मतलब मैंने बोल दिया यहाँ पे कि ऊपर वाले में x की पावर r है और -1 ये चल ही रहा है, और नीचे वाला कहीं x है। तो कहीं आपको ये समझ रहा है, और इसमें मैं ढूंढ रहा हूं ये y इक्वल टू है, ये मैंने लिख दिया। अरे मुझे सिर्फ इसके x से मतलब था, x की इसमें कितनी डिग्री है, तो ये इसमें x की डिग्री r है, इस वाले में x की डिग्री r है, मैंने लिख दिया x की डिग्री r, -1 अपॉन में x। अब मैं बोल रहा हूं ये x की पावर p किस दिन बनेगा, इसको बनाना है मुझे, x की पावर p करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, करना है। x की पावर p किस दिन होगा, आप दिमाग से भी सोच सकते हो। क्या जिस दिन ऊपर वाले को, नीचे x की डिग्री 1 है, तो ऊपर वाले को p की डिग्री से 1 ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब p प्लस 1 होना पड़ेगा। जिस दिन ये p प्लस 1 हो जाएगा, उस दिन में x से एक x डिलीट हो जाएगा और x की पावर p दुनिया में आ जाएगा। तो मैं यहां से देख के बोल सकता हूं बाई ऑब्जर्वेशन, बाई ऑब्जर्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी r की वैल्यू कितनी हो गई, p प्लस 1। एक बच्चे ने बोला हाथ खड़े कर दिए, सर इतना ऑब्जर्व कहां होता है मेरे से, नहीं होता इतना ऑब्जर्व। मैं बोलता ठीक है, नहीं होता, वो भी उपाय है, उसका भी उपाय है। ठीक है, क्या यहाँ x की डिग्री r दिख रही है? हाँ। क्या x की डिग्री 1 दिख रही है? और x की डिग्री 1 नीचे है, तो एक काम करो, नीचे से जब ऊपर जाता है डिग्री, तो कितने लोग बताएंगे मेरे को कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ x की डिग्री r है और यहाँ x की डिग्री 1 है, तो मैं क्या बोल दूं, r माइनस 1 इज इक्वल टू p। अरे डिग्रिया को x की डिग्री कलेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ x की डिग्री r है, यहाँ x की डिग्री 1 है, ओवरऑल x की कितनी डिग्री है, r माइनस 1। सर ये -1 को क्यों नहीं, उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को x की डिग्री से मतलब है, मैं x की डिग्री कलेक्ट कर रहा हूं, r माइनस 1। तो यहां से भी तो देखोगे तो r इज इक्वल टू p प्लस 1 ही आ गया। या फिर ऑब्जर्व कर लो जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, याद हो आपको तो। ठीक, तो मेरे पास जो x की पावर p, इसने पूछा था x की पावर p का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर p के टाइम में r की वैल्यू p प्लस 1 होगी। तो कितने लोग बताएंगे अगर p प्लस 1 r की वैल्यू है तो मिडिल टर्म क्या है, क्योंकि इस टाइम इसका कोफिशिएंट सबसे बड़ा होगा, और मिडिल टर्म कहीं इसका देखोगे
तो अगर 20 है तो मिडिल टर्म क्या हो रहा होगा बताना। मिडिल टर्म तो 11 हो रहा होगा ना। ठीक, मिडिल टर्म क्या हो रहा होगा 11। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे पहले तो इसका कॉफिशिएंट लिख देता हूं कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आप मेरे को बताओ ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होगा तो 20 CR। अरे NCR यही तो होता है ना कॉफिशिएंट इसका, देखो तो कॉफिशिएंट क्या है 20 CR। तो 20 CR की वैल्यू बोलना P+1। और मैक्सिमम क्या कब होगा, इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम व्हेन, फॉर कौन सा टर्म, फॉर, यहां पे लिख देता हूं फॉर मिडिल टर्म। और आपको पता है मिडिल टर्म इसके दिन, अगर n की वैल्यू 20 है तो मिडिल टर्म बताना मेरे को 11। अरे 20 डिवाइडेड बाई 2 + 1 11 फॉर 11th टर्म। और आपको पता है कि अगर टर्म की वैल्यू 11 है तो r की वैल्यू बताना, क्योंकि सामने वाला आपसे p मांग रहा है, r की वैल्यू आपको चाहिए। तो अगर टर्म 11 है तो r की वैल्यू कहीं 10 तो नहीं होगी, हाँ। तो सर लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू P+1। हाँ, तो p की वैल्यू बताना 9। आई कहानी समझ में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपको। सबसे पहले सीक्वेंस सीरीज का दिमाग लगा के फोटो साफ सफाई करवाया, उसके बाद आपको ये सोचने में मजबूर किया कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का मतलब होता है मिडिल टर्म। और डिग्री कैसे पता करते हैं जब ऐसे होता है, तो इसकी भी डिग्री और इसकी ओवरऑल देख रहे हैं। तो ओवरऑल एक्स की पावर पी कब बनेगा, जिस दिन ये एक्स की पावर P+1 लेके बैठा होगा, तभी तो ये एक एक्स को मार देगा और दुनिया को एक्स की पावर p दिखेगा। अगर ऐसे सोच रहे हो तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे सोचो एक्स की डिग्री यहाँ r और यहाँ एक्स की डिग्री 1, तो ओवरऑल एक्स की डिग्री r-1। सामने वाले को चाहिए कि एक्स की डिग्री p करो, तो मैं r-1 को उठा के p के आगे पटक देता हूँ, r की वैल्यू P+1 आ जाएगी। तो मेरा कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा 20C P+1, क्योंकि NCR होता है। और ये बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट है, तो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट कब हो रहा होगा, जब ये 11 टर्म बन रहा होगा। और जब ये 11 टर्म बन रहा होगा तो अपने आप में r की वैल्यू 10 कर रहा होगा। ठीक है, चले तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकली डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। ओके, न्यूमेरिकली डिविजिबिलिटी के टाइम में पूरा खेल और पूरा फोकस इसके ऊपर होगा। इज डिविजिबल बाय कितना, तो सरकार ने दिया 225, क्वेश्चन वाला 225 बोल रहा है। मैं पूछूंगा बेटा 225 तुम किसका स्क्वायर हो। एक तो तरीका वैसे सोच लो तो आपको दिख जाएगा डायरेक्ट 15 का स्क्वायर। एक बच्चे ने बोला सर मैं इतना कहां सोच पाता हूं 15 का स्क्वायर, कि ये 15 का स्क्वायर है। तो मैं बोलता हूं 225 का रूट निकालने आता है जनरली। अरे 225 का रूट निकालने ऐसे बच्चों की तरह ये 5 से जाएगा, फिर ऐसे रूट निकालने आता है ना, वैसे निकाल लो, वैसे सोच लो। ठीक है, तो 15, नहीं तो याद भी है 225 तो बच्चे, हर बच्चे को याद होता है 15 का स्क्वायर है। सर मैंने सोच लिया, इट इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ 15, स्क्वायर ऑफ 15 ऐसे लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ 15। अच्छा सर अगर ये 15 का स्क्वायर है तो सर इससे फायदा क्या हुआ, ऑलवेज ऑब्जर्व दिस, ये भी लिख दूं क्या ताकि आपके नोट्स में मिलेगा। ये सभी नोट्स का आप एक्सेस ले सकते हो नीचे गूगल फॉर्म फिल करके। ऑलवेज ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व इट्स स्क्वायर रूट। उल्टा बोल देता हूं, इसका स्क्वायर रूट हमेशा ऑब्जर्व कर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 15, ये 15 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट 15 होगा। ओके, उससे क्या होगा सर, उससे ये होगा कि जो भी आपको दिया हुआ है ना, अब पूरे सामान को आप 15 के टर्म्स में सोचोगे। कितने लोग अगर इसकी फोटो यहां पे लिखेंगे तो लिख रहे होंगे मेरे सामने 4 की पावर 2n माइनस में 15n माइनस 1, बट सर ने सोचा 15 के टर्म में सोचो, तो ये तो 15 ऑलरेडी है। जो डिग्री वाला होगा ना इसको 15 बनाना है। सोचिए 15 कैसे बनेगा, ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो मुझे ये दिख रहा है 16 की पावर n, नहीं दिख रहा आपको, अरे ये 4 का स्क्वायर भी तो है, 4 का स्क्वायर है तो 16 की पावर n। ये जिस दिन खुलेगा 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर इंटू n, 4 की पावर 2n हो जाएगा, माइनस में 15n माइनस 1। एक मिनट, अभी भी सर 15 नहीं दिखा मेरे को, मेरे को अभी भी 15 नहीं दिखा। मैंने बोला देखोगे तो दिखेगा ना, 16 अपने आप में होता है 15 प्लस 1 की पावर n, माइनस की पावर माइनस 15n माइनस 1। अच्छा ऐसे चालाकी करना है सर, हाँ ऐसे चालाकी करना है। 15 ऐसे बनाएंगे, हाँ किसको बनाएंगे, जो डिग्री वाला होगा, जो एन लेके बैठा होगा अपने माथे पे। ये सर एन लेके नहीं बैठा था, हाँ तकदीर से वो पहले से 15 था, नहीं भी होता तो इसको बारे में नहीं सोचते अभी। ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप में किसको बनाएंगे 15, जिसके माथे पे एन होगा। मैंने बना दिया 15 इसको। अब खोलते हैं इसको, आइए। अगर इसको खोलेंगे तो कितने लोग मेरे को बताएंगे कि 15 प्लस 1 की पावर n लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, मेरे साथ आपको इसको ओपन करना है। क्या सबसे पहले मैं बोलूं NCR, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू यहां आपको n ही है, CR की वैल्यू C0 होगी। सबसे पहला टर्म खोल रहे हैं, 3 टर्म तक अपन खोलेंगे, मैक्सिमम 3 टर्म, क्योंकि n की वैल्यू अगर फिक्स नहीं है तो कहां तक ही खोलोगे, 3 टर्म तक खोलना है। ठीक है,
तो सबसे पहले एनसी जीरो होगा और फर्स्ट वाले की डिग्री जीरो, नीचे दोनों को घटा के, तो यहां पे लिखता हूं आपको कि एनसी जीरो हो गया आपको और फर्स्ट टर्म की पावर एन माइनस आर, तो एन माइनस आर मतलब दोनों को घटा के, तो 15 की पावर एन हो जाएगा। ओके, अब देखना यहां पे ऐसा करते हैं कि 15 की पावर एन ना बने ना, इसके लिए फर्स्ट टर्म ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं। सोचना कैसे, ये क्यों किया अभी आपको बताता हूं। इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 15 की पावर एन। इससे देखना फायदा क्या होगा। इससे फायदा होगा ना कि स्टार्टिंग में जब खोलेंगे तो लिखेंगे एनसी जीरो, ठीक है, और फर्स्ट टर्म मेरा हो जाएगा 1, और 1 की कितनी भी डिग्री लगाना कोई फर्क होता है क्या? अगर मैंने मान जाओ 1 की डिग्री लगा दी, नीचे दोनों घटा के होता है, तो एन माइनस जीरो एन, कोई फर्क नहीं पड़ा। पिछली बार 15 की पावर एन हो रहा था, इस बार मैंने 1 कर दिया तो 1 की पावर एन वो मर जाएगा। और देखना 15 तो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि 15 जो डिग्री लेगा वो लेगा नीचे वाला, और उसकी डिग्री जीरो है। तो कितने लोग दिख गया, ये भी 1, ये भी 1, और एनसी जीरो होता ही 1 है, तो ओवरऑल टर्म ही बन गया 1। इसीलिए मैंने चालाकी किया, 15 प्लस 1 ना लिख के 1 प्लस 15 लिख दिया, क्योंकि अब 15 प्लस 1 लिखोगे ना तो उल्टा खुलेगा, खुलेगा वही सीरीज लेकिन उल्टा खुलता है। तो मेरे को जरूरत है सीधा खोलना, मतलब स्टार्टिंग में 1 लाना। ओके, इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो रटा हुआ कुछ भी नहीं। अगर रटा हुआ होता तो मैं स्टार्टिंग में, मैंने देखा फिर ऑब्जर्व किया फिर लिखा। रटता कुछ भी, रटा हुआ होना ही नहीं चाहिए, ऑलवेज ऑब्जर्व करो, ठीक है। अच्छा, आगे की बात आपको सिखाता हूं। दूसरा टर्म खोलना मेरे साथ, क्या NC1 बोल दू। अच्छा, NC1 को भी मैं NC1, हाँ NC1 ही लिखता हूं। चलो फर्स्ट लाइन में तो आपको यही लिखता हूं NC1। सेकंड क्वेश्चन जब करूंगा तो डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं, बहुत अभी पढ़ना है। NC1 इनटू में बोलना फर्स्ट वाला 1 की पावर बोलना n माइनस वन, दोनों का घटा के, तो देखना कितना फायदा हो रहा है। यहां होता 15 की पावर n माइनस वन, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन 1 की पावर n माइनस वन मेरे को पता है 1 होती है। इनटू में सेकंड वाला, दैट इज आपको 15 की पावर नीचे वाला ले गया 1, अब ये आके 15 बना कहीं। तीसरा टर्म भी खोल लेते हैं, 3 टर्म तक खोलना है, उसके बाद बोल देना कि चलेगा, दौड़ेगा, उसके बाद दौड़ा देंगे इसको, ठीक है। NC2 ओके, इनटू में 1 की पावर n माइनस टू, इनटू में 15 का स्क्वायर, कितने लोग को ये दिख गया, फिर दौड़ा देंगे इसको, दौड़ो तुम अब, क्योंकि कहां तक खोलूंगा। अच्छा, लास्ट में जो समान है वो माइनस का 15n और माइनस का 1 आपको दिख रहा है, दिख गया, इतना ही दिखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सभी, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कितने लोगों को पता है ये पूरा टर्म 1 हो गया, प्लस में NC1n हो जाता है, ये डिग्री अपना लेके मर चुका है, क्योंकि 1 की डिग्री 1 कुछ भी हो जाए 1 ही होता है, तो 15 इंटू एन हर किसी को पता है 15n होगा। अब मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ, पहला वाला टर्म 1 होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n के टाइम में पहला टर्म 1 हो जाता है, फिर दूसरा टर्म देखना n इंटू में 15 हो गया। तो अगर कल को 1 प्लस में कुछ और होता, लेट से 30 होता, 40 होता, तो 40n हो जाता। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा ऐसे। प्लस में NC2 कितने लोगों को पता है, n माइनस वन अपॉन में 2 होता है, बोलना मेरे साथ, होता है कि नहीं होता। अच्छा, 15 का स्क्वायर चल ही रहा था, फिर मैंने इसको दौड़ा दिया, माइनस का 15n माइनस का 1, कितने लोगों को आंखों से देख के पता चल गया कि 15n जिस दिन आएगा दुनिया में इससे टकरा के खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ 1 के साथ भी हो रहा होगा। तो ये जो सर लिखा है ना, ये लिखा है आपको 15 का स्क्वायर इंटू में n माइनस वन n अपॉन में 2। अच्छा, मेरे को बताना ये 15 स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन ये वाली जो पार्टी है ये अपने आप में होगी तो इंटीजर ही, क्योंकि n की वैल्यू इंटीजर होती है। सर वो कैसे आपको पता चला? अरे n की वैल्यू यहाँ पे, जो n की वैल्यू है ये इंटीजर है, अगर वो इंटीजर है तो पूरा सामान भी इंटीजर होगा, ठीक। तो क्या इसको मैं बोल दूं 15 स्क्वायर इंटू एक इंटीजर, तो जिस दिन इसमें 15 की डिवाइड मारूंगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर 15 स्क्वायर इंटू इंटीजर मतलब क्या, 2 इंटू 3 लिखा है, तो 15 के फैमिली में ही आते हैं ना, तो 15 इसको काट देगा। तो क्या लिख दो यहाँ पे, इट इज नथिंग बट डिविजिबल बाई 15। ओके, डिविजिबल बाई 15, ये डिविजिबल है भैया। अच्छा सर, मान जाओ 15 स्क्वायर प्लस आई, प्लस में कुछ आ जाता है 2 3, तो क्या बोलते हैं, नहीं डिविजिबल है, 2 3 रिमाइंडर बच गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, यही सब क्वेश्चन आपको ये नहीं भी यार, दूसरा क्वेश्चन और अच्छे से समझा देगा। आना यहाँ पे बोलना 961 किसका स्क्वायर रूट है। एक बच्चे ने बोला सर रूट भी करूंगा तो मर जाऊंगा, फिर ऐसे सोचता हूँ 30 का स्क्वायर कहीं 900 होता है, तो 30 के जस्ट बाद वाला कहीं 31 होता है। अरे मैं 900 से देख ऑब्जर्व कर लिया, 900 30 का स्क्वायर होता है, तो 30 के बाद कहीं 31 होता है, तो ये जरूर सर 31 का स्क्वायर है, करके देखना हो रहा होगा। मैं तो एग्जाम में बैठ के अगर 30 का स्क्वायर सोचा 900, फिर उसका अगला 31 होता है, तो 31 इंटू 31 करूंगा 961 देके जाएगा, तो मैंने देख लिया 31 का स्क्वायर है। तो सर ने सिखाया पूरी कहानी में इस वाले पार्टी को ना 31 जैसा बनाओ, क्योंकि यही एन लेके बैठा है डिग्री।
अब देखना इसको कैसे बनाएंगे। क्या कितने लोगों को दिख रहा है ये 2 की पावर 5 n, लेकिन मेरे को दिख रहा है 2 की पावर 5 मतलब कहीं 32 होता है। अरे सोच जाना, 2 4 8 16 32 ऐसे ही होता है ना, तो ये 32 की पावर n है सर, और इंटू में 2 की पावर 5 है, और 2 की पावर 5 भी 32 होता है। अरे इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, माइनस में 31 n माइनस में 32, ये तो चुपचाप देख बैठ के खेल देख रहे होंगे कि ये बदल रहा है इसके रूप में, ये तो मैं तो बस देखूंगा, इनका कोई रोल ही नहीं है, अब भी नहीं है, बाद में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखूंगा तो हर बच्चे को पता है 32 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस में 31 की पावर n इंटू में 32 माइनस में 31 n माइनस में 32। इसको क्यों नहीं बदला सर? क्योंकि मैंने बोला सबसे पहले जो n लेके बैठा उसको खेलो, जरूरत पड़ेगी तो इसको बदलूंगा, नहीं पड़ेगा तो नहीं बदलूंगा। सबसे पहले सिर्फ जो n लेके बैठा हो माथे पे उसको मैंने छेड़ा, बाकियों को ऐसे ही रहने दिया। अच्छा, फिर खेल में क्या समझा, 31 प्लस 1 क्यों नहीं लिखा बताना? इसलिए क्योंकि पहला टर्म मुझे 1 चाहिए, मैं सीरीज को उल्टा लिखना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप 31 प्लस 1 करके जाओगे तो 1 लास्ट में आएगा, और मुझे 1 को स्टार्टिंग में लेके खेलना इजी करके, इसलिए मैंने 1 प्लस 31 लिखा। खोलना आप मेरे साथ, कितने लोग डायरेक्ट खोल के बताएंगे क्या पहला 1 होगा, दूसरा क्या 31 n होगा, और तीसरा क्या n इंटू में n-1/2 इंटू में 31 का स्क्वायर हो जाएगा? सोच जाना। अरे इसको देख के अभी रट लेना 3 टर्म कम से कम एटलीस्ट 1 प्लस एक्स की पावर n का, ठीक है। बार बार नहीं खोलना होता, एग्जाम में टाइम बचाना होता है, कि पूरा खेल ही टाइम का होता है। मैं बार बार बोलता हूं, माइनस में 31 n माइनस में 32, कुछ कट रहा है क्या देखना। अच्छा एक मिनट, इंटू में ये 32 भी था ना, हाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई में 32 भी है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई वाला थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी कर दिया। इंटू में 32 माइनस में 31 n माइनस में 32, ओके यही है। 32 की मल्टीप्लाई कर दो, अगर 32 की मल्टीप्लाई किया तो ये 32 प्लस में 31 इंटू 32n, ओके, और प्लस में यहां से हो गया आपको 32, जिस दिन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 32 डिवाइडेड बाई 2 16 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख दूं 16 n-1 इंटू में 31 का स्क्वायर, कोई तकलीफ तो नहीं। और फिर पीछे का सामान मैंने क्या लिखा है, इसको दौड़ा भी रहा हूं क्योंकि ये भी दिखाना है, माइनस में 31n और है माइनस का 32, क्या यही है? अगर इतना है तो कितने लोगों को कुछ दिख रहा है कैंसिल होता हुआ, भी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, 32 से 32 हो गया डिलीट। सर ये नहीं हो रहा 31n, ये नहीं हो रहा है क्योंकि 32 बीच में आ जा रहा है। मैंने बोला कौन आ जा रहा है बीच में, बोलना 32 बीच में आ जा रहा है। हाँ, कल को अगर ये 32 नहीं होता 31n होता तो मैं 31n से 31n उड़ा देता, लेकिन 32 बीच में आ रहा है, तो अगर ये बीच में आ रहा है तो इसको भी बदलूंगा, जो बीच में आएगा उसको भी बदलूंगा। क्या बदलूंगा सर? 31 इंटू में 32 को भी बोलूंगा बेटा तुम आ रहे थे बीच में, बोलूंगा हाँ मैं ही आ रहा था। मैं काम करता हूं, तुमको लिख देता हूं 1 प्लस में 31, ठीक है, और इंटू में n। इससे फायदा क्या होगा सर? अभी दिखाता हूं क्या फायदा होगा। प्लस में 16, ये n-1 इंटू 31 स्क्वायर माइनस में 31, ये अपना चल ही रहा था, ठीक है। अच्छा, अगर ये चल रहा था तो कितने लोगों को दिखा यहाँ 31 1 और n की मल्टीप्लाई 31n बन गई, और यहां आपको दिख गया 31 स्क्वायर n, प्लस में यहां दिख गया 16 n-1 इंटू में 31 स्क्वायर, दिख गया माइनस में 31n। अब बताना फायदा हुआ कि नहीं हुआ? क्या 31n से डिलीट हो जाएगा? क्या ये इस वाले को देखो तो ये 31 का स्क्वायर कॉमन देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर रेडी है तो अंदर ही अंदर बोलना क्या 1 प्लस में 16 n-1, ओके, और ये आगे दौड़ रहा है। क्या बताना मेरे को, क्या ये 31 स्क्वायर है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या ये पूरा पार्टी अपने आप में इंटीजर है? क्योंकि n-1 सब इंटीजर, 16 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, तो ये इंटीजर। तो क्या लिख दूं, डिविजिबल या नॉट डिविजिबल? बिल्कुल भैया डिविजिबल है भाई 31, क्योंकि 31 स्क्वायर आई के फॉर्म में आ गया। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखना अच्छे से। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया क्या, कि जो भी लास्ट में दिखा होगा उसको सोचना है किसका स्क्वायर है, फिर छेड़ना किसको है, छेड़ना उसको है जिसके माथे पे n होगा, जो पावर n में लेके बैठा होगा ना, जिसके ऊपर पावर n होगा उसको पकड़ेंगे, और जिसका स्क्वायर रूट है उसके शकल जैसा बनाएंगे, ठीक है। और फिर जहां दिक्कत होगी, जैसे मुझे यहां दिक्कत हुई, ऐसा लग रहा था कि ये 31n है और 31n से कट रहा है, बट बीच में 32 आ गया, तो मैंने उसको भी पकड़ा और उसके जैसी शक्ल बना दी। किसकी जैसी? जिसका स्क्वायर रूट है वो, ठीक है। तो इसलिए मैंने 32 को भी 31 जैसा शक्ल दे दिया, 31 प्लस 1 लिख के, ओके।
आई कहानी समझ में? तो अच्छे से देख लेना, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन बाइनोमियल थ्योरम। देखना कैसे सिखाऊंगा आपको, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसके क्या नहीं होते हैं। बहुत लोग अलग तरीके सिखाते हैं क्योंकि बहुत लेंदी होता है। बहुत ही इजी तरीके से आपको एक एक दो दो लाइन में आंसर लाके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? आप बस देखना, मजा आएगा आपको, और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। अच्छा, x+1 की पावर n कभी खोले हो क्या? हाँ सर, बहुत बार खोला हूं। अगर आप खोले होगे तो क्या सबसे पहले nc जीरो दिखेगा? a की पावर मतलब x की पावर क्या जीरो बोल दूं? ओके, अरे पहले की डिग्री दोनों का घटा के, सॉरी x की पावर n, ये क्या कर रहा हूं, चमत्कार नहीं, पहले की डिग्री दोनों का घटा के तो n। ओके, दूसरे की डिग्री बोलना मतलब वन की डिग्री कितनी हो जाएगी? अच्छा, वन को लेता ही नहीं हूं, क्यों क्यों लेना सर वन को? वन की डिग्री कुछ भी होता है, वन तो वन हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लूंगा। प्लस में मेरे को बोलना nc1 इंटू में x की डिग्री क्या n-1। हाँ, तीसरा बोलना क्या nc2 इंटू में x की डिग्री n-2। सोच गए? अच्छा, ऐसे करते हुए कहीं लास्ट में जाओगे, सबसे लास्ट वाला टर्म पकड़ता हूं, तो क्या ncn इंटू में x की पावर जीरो हो चुकी होगी? हाँ, और वन की तो कितनी भी डिग्री, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर, इससे क्या होगा फायदा? कितने लोग पता है, जिस दिन इसमें x से डिवाइड मारूंगा ना, ये सभी में x है, तो सभी कैंसिल हो जाएंगे अपने आप में x से। कुछ लेमडा टाइम्स में मान जाओ कट गए, तो इस पूरी पार्टी को मैंने लेमडा x बोल दिया। क्यों बोल दिया सर? मैं अगर लेमडा की डिवाइड मारूंगा, सॉरी x की डिवाइड मारूंगा, तो कुछ टर्म में कट ही जाएगा क्योंकि सभी में x है। अरे इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ये मान जो x³ होगा तो 3 से कट जाएगा, ये मान जो x की पावर 4 होगा तो ये भी कट जाएगा, सभी कट जाएंगे, ठीक है? तो कुछ लेमडा टाइम्स में कट गए, इसलिए मैंने बोलता लेमडा x। ओके, ये लास्ट वाला पार्टी अपने आप में बगावत कर दे रही है, बोल रहा है मेरे में x नहीं है क्योंकि x की पावर जीरो कर दिया आपने और मैं 1 हो जाऊंगा, और एनसीएन होता ही 1 है, तो मैंने लिख दिया लेमडा x प्लस में 1। तो बोला क्या गया कहानी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग, कि कभी भी आपको x+1 की पावर n जैसी फील आ जाए, फील बोला मैंने आपको, कि किसी टर्म में एक जुटा हुआ है, जैसे 4+1, 4 में एक जुटा हुआ है, 3+1, 3 में एक जुटा हुआ है, तो x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 4 है। किसी टर्म में, धोना मैंने क्या बोला, किसी टर्म में 1 जुटा हुआ है और उसकी कुछ डिग्री ऐसा फील आ गया, अपन दुनिया को चिल्ला के बोलेंगे ये मेरी आंखों का धोखा है। इसकी जगह लिखा है भैया लेमडा x+1, और x क्या होगा? अपना वो वाला टर्म जो एक से जुटा हुआ है, ये हो जाएगा। ये मैंने पहली बात आपके सामने रख दी रिमाइंडर टाइप क्वेश्चन में, ठीक? दूसरी बात दिखाता हूं सर, दो ही चीजों में सोचेंगे, या तो एक से जुटा होगा मेरा टर्म, या तो एक से घटा होगा। कितने लोग पता है 5 को लिखूंगा तो 4+1 लिख दूंगा, या फिर 6-1 भी जरूरत पड़े तो लिख सकता हूं। मैं किसी भी टर्म को एक से जोड़ के और एक से घटा के दिखा सकता हूं कि नहीं, हाँ या ना में बताना। अगर मैंने बोला 5 को दिखाओ तो एक बच्चा बोलेगा सर जोड़ के दिखाना एक से, हाँ, तो 4+1 लिख देगा, तो मेरे x की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि 4 जुटा हुआ है एक से, तो x की वैल्यू जो जुटा हुआ होगा एक से वही बोलूंगा मैं। अच्छा, और अगर घटा के दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं 6-1 दिखा दूंगा। तो किसी भी टर्म को आप मेरे सामने लाओ, मैं उसको एक से जोड़ के और एक से घटा के दिखा सकता हूं, मतलब x तो हमेशा आएगा मेरे पास, ठीक है? इसकी वैल्यू बताना, अगर बताओगे x-1 की पावर n, तो कितने लोगों को पता है कि इस टाइम भी ये पूरा सामान आ रहा होगा, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में से आ ही रहा होगा, ठीक है? तो ये भी x से डिवाइड होगा तो लैम्डा टाइम्स में खत्म हो जाएगा, लेकिन लास्ट में यहां पे 1 भी कहां रोल में आएगा? क्यों? क्योंकि 1 की डिग्री क्या हो जाती है, सोच के बताना। अगर मैं इसको खोल के दिखाता हूं आपको, क्या सबसे पहला टर्म nc0 बोलना, ठीक है? इनटू में फिर आपको पहले की डिग्री x की डिग्री कितनी हो गई n, सेकंड भी ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेकंड अपने आप में 1 नहीं है, -1 है। ऐसा सर? हाँ ऐसा, ऐसा 1 नहीं है, -1 है, वो डिग्री में छेड़छाड़ कराएगा ना। अगर कल को आप और डिग्री इसके माथे पे लगाओगे तो माइनस बाहर फेंक देगा, और अगर आप इवन डिग्री दे दोगे तो माइनस को खा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने लिखा -1 की पावर 0। प्लस में ऐसे ही करते करते लास्ट में लिखोगे, सबसे लास्ट में जो लिखोगे वो वाला टर्म को देखते हैं, एनसीएन इनटू में फर्स्ट टर्म बोलना, क्या फर्स्ट टर्म x की डिग्री n हो चुकी होगी, सॉरी 0 हो चुकी होगी, हाँ, और -1 की पावर n हो चुकी होगी। तो अगर इसको बोलोगे तुम अपना फोटो बोलो, तो मैंने बोलोगे x से डिवाइड मारोगे तो सभी लोग डिवाइड हो जाएंगे किसी लैम्डा टाइम्स में, तो मैं लैम्डा x बोल दूं क्या? क्योंकि सभी के पास x है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है, तो मैं बोलूंगा तुम क्या हो? ये बोलेगा मैं -1 की पावर n हूं। मैं फंस गया n के घर में। तो निकालने के दो तरीके होंगे, दुनिया से पूछूंगा दुनिया बताओ n की वैल्यू क्या है आज के दिन,
अगर उसने बोला n की वैल्यू आज के दिन ऑड है तो मैं बोलूंगा एक काम करूंगा, मैं x माइनस वन की पावर n के समान को, चूंकि ऑड है तो ऑड तो माइनस बाहर फेंक देता है, तो मैं लिखूंगा लेमडा x माइनस वन की पावर n, सॉरी लेमडा x माइनस वन। ओके, आई कहानी समझ में। और अगर कल को इवन है, ये प्लस माइनस यहां पे है वही बोल रहा हूं, ठीक है, अगर कल को इवन है तो इवन इस माइनस को खा जाएगा, अगर खा जाएगा तो n की वैल्यू जिस दिन दुनिया में इवन होगी ना, मैं बोलूंगा लेमडा एक्स प्लस वन। आई कहानी समझ में, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, चले अब क्वेश्चन सिखाएगा, एक एक लाइन मैक्स टू मैक्स, जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा वो तो अलग है, लेकिन एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, देखना, ठीक है। मैं बोलूंगा क्या डायलॉग वही इंपॉर्टेंट है, सुनने की कोशिश करना। 5 की पावर 99 अपॉन में 4, सामने वाले पूछ रखा है फाइंड रिमाइंडर, किसी जिंदगी में डिवाइड कर पाओगे क्या 5 की पावर 99 का? नहीं ना, तरीका बाइनोमियल थ्योरम देके जाएगा। कैसे? हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले की फैमिली में से कोई एक जैसा बनाओ। क्या बोला सर? हमेशा ऊपर वाले को नीचे वाले की फैमिली में से किसी जैसा बनाओ। अब आपको पता है 4 की फैमिली मतलब 4 का टेबल पढ़ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसा। तो कितने लोग पता है आजकल 5 ना 4 के ही आसपास पढ़ता, मतलब पहले मेंबर के ही आसपास रहता है, इसके फैमिली जैसा बनाओ। 4 की फैमिली जैसा बनाना है। अगर मैं 4 की फैमिली जैसा बनाता हूं तो 5 तो अपने आप में 4 के ही आसपास है, तो इसको लिखना चाहूंगा तो क्या मैं 4 प्लस 1 की पावर 99 लिख दूं क्या? हाँ, अपॉन में 4। फील करके देखना, क्या आपको दूर चल के ऐसा फील नहीं होगा क्या कि ये तो x प्लस वन की पावर n है? अरे मैंने बोला था कुछ भी अगर 1 से जुटा हुआ होगा और अगर वो डिग्री लेके बैठा होगा तो मैं बोलूंगा x प्लस वन की पावर n जैसा है। अगर ऐसा है तो इसकी गलती यही है कि x प्लस वन की पावर n जैसा है, तो मेरा काम आसान कर देगा। कैसे? मैं इसको बोलूंगा तुम जो लिखे हो ना वो अपने आप में लेमडा इंटू एक्स, और x के जुटा कौन है? 4, तो मैं बोलूंगा 4 लेमडा प्लस वन हो तुम, अपॉन में 4। तो पूरा समान बोल रहा है कि 4 लेमडा प्लस वन की डिवाइड करो 4 से। मेरे लिए जो 5 की पावर 99 है वो 5 की पावर 99 नहीं है, बाइनोमियल ने मेरे को बोला कि वो 5 की पावर 99 नहीं है, वो 4 लेमडा प्लस वन लिखा है। तो जिस दिन 4 लेमडा प्लस वन की डिवाइड 4 से मारूंगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4 लेमडा की 4 से डिवाइड हो जाएगी। अरे 4 लेमडा मतलब 4 में कोई चीज अगर मल्टीप्लाई है तो 4 से तो मल्टी डिवाइड हो ही जाएगा ना पूरा पूरा, रिमाइंडर क्या छोड़ जाएगा? 1/4 नहीं 1। बहुत इंटरेस्टिंग है कि बच्चा सोचता है ना कि रिमाइंडर 1/4 होगा, क्योंकि वो 1 से 4 की डिवाइड कर देता है, लेकिन रिमाइंडर 1 होगा। सोच के देखो कैसे। अरे डिवाइड होती है तो कैसे होती है? ऐसे होती है ना, 4 लेमडा प्लस में 1, ऐसे होती है ना। तो अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 4 से कर दूंगा, तो यहां से हो गया 4 लेमडा और ये 1 आपको रिमाइंडर छूट जाएगा। अरे डिवाइड ऐसे नॉर्मल होती है ना, मैं बच्चों की तरह डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा है कि आप डिवाइड करो, ये बोल रहा है 4 से जिस दिन डिवाइड होगी उस दिन 4 लेमडा प्लस 1 की, तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये पूछ रहा है। रिमाइंडर तो एक बच रहा है ना, 1/4 नहीं। इंपॉर्टेंट खेल है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगला मूव करते हैं, 5 की पावर 99 अपॉन में 6। अब 6 की फैमिली जैसा बनाना है, 4 की फैमिली जैसा नहीं बनाना। हमेशा बोला नीचे वाले की फैमिली जैसा ऊपर वाले की शकल को बनाओ। तो कितने लोग पता है अगर 5 को बनाऊंगा तो 6 माइनस वन की पावर 99 लिखूंगा, क्योंकि नीचे मेरा 6 है, इसलिए मैंने 6 माइनस वन की पावर 99 लिखा, ठीक है। कितने ऊपर की डिग्री देखते हो क्या जब भी कुछ घटा होता है 1 से? तो हाँ सर, ऊपर की डिग्री ऑड है क्या? 99 ऑड है ना। अगर सर ऑड है तो मैं लेमडा एक्स माइनस वन लिख दूं, अभी देख के आया, ठीक है। इसको सर्कल, इसको भी सर्कल कर देता हूं ना, इसको भी बॉक्स बना दिया था क्या। अगर ऑड होता है तो लेमडा एक्स माइनस वन होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने लेमडा एक्स मतलब 6 लेमडा माइनस में 1 अपॉन में 6। एक बच्चे ने बोला सर जिस दिन डिवाइड करोगे 6 की डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -1। तो मैं लिख देता हूं यहां पे रिमाइंडर -1, ठीक है, रिमाइंडर -1, ठीक। अब मैं आगे बढ़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ रहा था एक बच्चे जिसका डिवाइड बहुत स्ट्रांग है ना, उसने मेरे को रोक लिया। मैंने बोला क्यों रोक रहे हो मेरे को? उसने बोला सर रिमाइंडर -1 शक हो रहा है थोड़ा। मैंने बोला क्यों शक हो रहा है? उसने बोला सर रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता है क्या? मैंने बोला सोच के देखते हैं। अगर सोच के देखा तो मान जाओ 4 में 9 की डिवाइड कर रहे हैं और अपन लिख रहे हैं 4 2 जा 8, तो हमेशा 4 2 जा 8 लिखेंगे तो एक रिमाइंडर बच गया। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं ज्यादा से डिवाइड कर रहा हूं, 4 3 जा 12 कर रहा हूं, तो उस टाइम रिमाइंडर मेरा नेगेटिव होगा।
ठीक है, -3 हो गया रिमाइंडर। तो अगर मेरा रिमाइंडर नेगेटिव हो रहा है ना, तो जरूर मैं डिवाइड में गड़बड़ कर रहा हूं, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। अरे आप सोच के देखो, 4 में 9 की डिवाइड करने जाओगे तो 3 टाइम्स में करोगे क्या, 2 टाइम्स में करोगे ना। तो हमेशा आप कम बनाने की कोशिश करते हो यहाँ। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, जिसने बचपन में डिवाइड बहुत मजाक में सीखा है ना, वो आज जाके सीख लो कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैं लिख दूं क्या ये बात यहाँ पे, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। बट सर यह तो नेगेटिव आ जा रहा है, रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव। तो सर इसको पॉजिटिव कैसे बनाए, आओ वो भी तरीका सीखते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। आपको दिख तो रहा है रेड, नोट्स में दिख जाएगा, सभी नोट्स आपको मिलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी आपको नोट्स मिल जाएंगे, जस्ट आपको एक्सेस करना होगा, उसके लिए इनरोल करना होगा अपने आप को। 49 रुपीज केवल प्राइस है। यू बोलूंगा 50 रुपीज इंक्रीज करना, सिर्फ 99 रुपीज में आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, डब्ल्यू भी सीख ले। जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ, नीचे गूगल फॉर्म मिल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, फिल करना। माई टीम विद इन 1 आवर आपको ग्रुप्स में ऐड कर देगी। ओके, मूव कर देते हैं। अच्छा, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओ सर, आओ बनाते हैं। 6 लेमडा -1 अपॉन में 6, दिक्कत कौन कर रहा था, ये -1 ना। अरे यही तो था जो दिक्कत कर रहा था, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव भी कुछ इस प्रकार से करेंगे ना, हमेशा ऊपर वाले में नीचे वाले की फैमिली में से ही किसी को पकड़ो। अगर इसकी पॉजिटिव बनाने की जरूरत पड़ी तो 6 बोलेगा, मेरी फैमिली से कौन कौन है, 6। फिर 6 के बाद 12 होता है, मैं बोलूंगा तुम्हारे से ही काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम सबसे छोटे वाले को पकड़ते हैं। तो मैं बोलूंगा 6 लेमडा, और एक काम करूंगा 6 को ऐड कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जिस दिन 6 -1 करोगे 5 हो जाएगा। एक बच्चा बोलेगा सर 6 को ऐड करके आप क्वेश्चन खराब नहीं कर रहे हो, हाँ नहीं, मैं 6 को सब्ट्रैक्ट भी कर दे रहा हूं अपॉन में 6। कितने लोग मेरे बताएंगे यहाँ पे कि क्या यहाँ से 6 कॉमन ले लू, लेमडा -1 हो गया, प्लस में यहाँ से 5 अपॉन में 6 हो गया। हाँ, लेमडा एक इंटीजर है, इंटीजर में से एक घटा रहा हूं, वो भी तो एक इंटीजर होगा। तो ये ओवरऑल लिखा है 6 लेमडा डैश प्लस में 5 अपॉन में 6। 6 की 6 लेमडा डैश से डिवाइड हो रही है, हो जाएगी हाँ। और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 5। तो क्या मैं इस क्वेश्चन के लिए बोल दूं रिमाइंडर इज इक्वल टू 5। सीखे क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ मैथ्स में, सीखे क्या। अगर कल को रिमाइंडर नेगेटिव हो रही हो तो पॉजिटिव बनने का तरीका, नीचे वाले को बोलूंगा तुम आओ अपनी फैमिली से कोई दो, ये बोलेगा 6, ले जाओ 6 को। कल को 12 भी आता जरूरत पड़ती तो, अगर मान लो यार 13 होता तो, अगर मान लो यार सॉरी 12 होता तो फिर 12 आता है इसकी फैमिली से, क्योंकि 12 का सामना इसके फैमिली से 12 ही करेगा। ठीक, जैसे आगे दिखाता हूं, आओ यहाँ ये इस क्वेश्चन को अलग कर देता हूं साइड में, आगे दिखाता हूं, आओ। कितने लोग पता है यार 24 है और यहाँ 5 है, 24 की फैमिली जैसा बनाना है। बोला था नीचे वाले की फैमिली ऐसा ऊपर वाले को बनाओ, ऊपर वाला तो 5 है सर। मैं बोलूंगा नहीं, 5 में भी होता है कुछ क्या, अरे इसकी डिग्री है 99, तो इसमें 2 की भी डिग्री होगी, 3 की भी डिग्री मिलेगी, 4 की भी डिग्री, जितनी डिग्री चाहोगे उतनी डिग्री मिलेगी। कोई सामने वाला 99 लेके बैठा है तो 2 तो लेगा ही लेगा ना। हाँ, तो काम करता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 को लेके सोचता हूँ। तो ये इवन होना चाहिए, क्योंकि आप 2 के फॉर्म में देख रहे हो तो ये इवन होना चाहिए, इसलिए 5 को कॉमन खींच लिया। तो कितने लोग बताएंगे 5 का स्क्वायर 98 हो जाएगा, एक 5 मैंने ले लिया तो, और 98 की 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा 8 49। ओके, दिख गया आपको, अपॉन में 24। अब कहानी मेरे को बताना 5 इंटू में इसको इसके ऐसा बनाना है, इसके फैमिली जैसा बनाना है। तो बताना क्या मैं इसको लिख दूं 25 को 24 प्लस 1 की पावर 99, क्योंकि नीचे वाले की फैमिली जैसा बनाना है। तो 24 की फैमिली जैसा बनाना है तो सबसे पहले तो 24 जैसा ही बनाऊंगा। तो 24 प्लस 1 की पावर 99 लिख दिया मैंने, अपॉन में 24। ओके, कितने लोग मेरे को इतना बता देंगे कि 5 इंटू में आज के दिन किसको क्या लिख दूं, क्या लैम्डा एक्स प्लस 1। अगर लैम्डा एक्स प्लस 1 लिखूंगा तो 24 लैम्डा प्लस में 1 अपॉन में 24 लिखते टाइम मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, लिख दो। अगर मैंने लिख दिया इतनी सी बार, रिमाइंडर डायरेक्ट बोलना, क्या 24 लेमडा में 5 की मल्टीप्लाई होगी, कितने की भी मल्टीप्लाई होगी 24 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और 5 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो +5 बन जाएगा। तो रिमाइंडर बोलना मेरे को जल्दी से, क्या रिमाइंडर की वैल्यू 5 लिख दूं क्या, रिमाइंडर की वैल्यू 5। इतने लेंदी लेंदी होते हैं ना इसके तरीके, मैं इतना आसान करके आपको सिखा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है शायद अपना, या अभी 2-3 क्वेश्चन और। रिमाइंडर में जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस जितनी कराऊंगा उतना चीज नया सीखेंगे। आओ इस पे सीखते हैं, इस पे ध्यान देते हैं। कितने लोगों को लगा 12 5 कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए इसकी फैमिली से बुलाते हैं।
इसलिए बोला था इसके फैमिली जैसा। अब देखो काम में आ गया। तो 12 की फैमिली में 12 थोड़ी होता है, अगला नंबर 24 होता है, अगला 24 होता है। 12 का टेबल आना चाहिए भैया आपको। 12 इंटू 2 24 होता है। तो मैं 24 जैसा बनाऊंगा, 12 जैसा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 5 कभी 12 बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप 10 को भी रखोगे ना और वो भी डिग्री लेके बैठा है तो, क्योंकि पहली बार 5 होगा, फिर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 कैसे 12 जैसा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। इसलिए मैं 24 जैसा सोचूंगा। 12 की फैमिली में अगला 24 होता है जो 25 के नजदीक है। ओके, तो मैं फिर से वही काम करूंगा। क्या? इस एक 5 को बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ ऑड डिग्री है। ठीक है, ऑड में 2 वाला पावर नहीं बन सकता ना, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई होके ऑड ला पाना नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 की पावर फिर से स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या? 49। ओके, 49 टू 98 और 98 एक 99 हो गया। ओके, अपॉन में 12। कितने लोग अब मेरे को बता देंगे 5 इंटू इसको क्या लिखूं? 24 जैसा बनाना है तो 24 प्लस में 1 की पावर 49 अपॉन में 12। डायरेक्ट बताना क्या लिख दूं? 24 लेमडा प्लस में 1 अपॉन में 12। क्या यही लिख दूंगा? अब आपको पता है इसको लिखूंगा तो लिखूंगा 5 इंटू 24 लेमडा प्लस में 5 अपॉन में 12। अगर इस समान की मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अरे 12 टू 24 होता है, और 24 में अगर किसी की मल्टीप्लाई भी होगी 12 से आराम से हो जाएगा। तो रिमाइंडर बोलो सर आप तो। रिमाइंडर की वैल्यू 5। तो यहां से क्या सिखाया कि फैमिली जैसा बनाना है, नीचे वाला जैसा नहीं बनाना। मैंने कभी नहीं बोला नीचे वाला जैसा, मैंने क्या बोला? नीचे वाले की फैमिली जैसा। और फैमिली का मतलब मैं टेबल बोल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलिए अगला क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक रिमाइंडर का। ओके, अब 13 के फैमिली जैसा बोलना तो नहीं चाह रहे सर? हाँ, 13 के फैमिली में पाला 13 होता है, कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 5 फिर 5 का स्क्वायर 25, वो 13 जैसा नहीं बन पाएगा। अगले मेंबर से पूछो बनोगे क्या? बोलेगा 26 बन जाऊंगा। कैसे बनोगे? अगर मैं 5 इसको मान जाओ, इसको लिख दिया 25, इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर का पावर 49 अपॉन में 13, तो कैसे बनोगे? 26 जैसा कैसे बनोगे? मैंने बोला 5 इंटू में बनूंगा ना, रुको तो सही। अगर मैं 25 हूं तुम्हारे लिए, जिसने पढ़ लिखा है उसके लिए मैं हूं 26 माइनस 1 की पावर 49, क्योंकि नीचे वाले के फैमिली जैसा बनाना है। लो बना दिया मैंने इसके फैमिली जैसा। फैमिली जैसा लिख दूं? ये सभी छोटी छोटी बातें बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं, जो आपको सिखाएगा और आपको एग्जाम में याद भी करवा देगा कि हाँ नीचे वाले की फैमिली जैसा बनाना है, तो बनाओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा अब बताना मेरे को रिमाइंडर का टाइम आएगा क्या? इसको लिख दो 5 इंटू में। अच्छा, जब भी माइनस होता है तो डिग्री पे ध्यान देते हैं। डिग्री ऑड है, 49 ऑड है, तो लेमडा एक्स माइनस 1 लिखवाएगा। तो मैं लिख दू 26 लेमडा माइनस में 1 अपॉन में 13। बताना मेरे को क्या यहाँ पे 26 लेमडा इंटू 5 हो रहा होगा? इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर पे फोकस करते हैं सर। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, बच्चे को पॉजिटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे ने तो याद कर रखा था क्या प्लस 26 करोगे क्या? नहीं, बोला था फैमिली में सबसे लोवेस्ट जैसा बनाना। क्यों सर? क्यों नीचे? क्यों नीचे जिसका डिवाइड होगा उसके ऐसा क्यों बनाना? क्योंकि अगर कल को आपने 26 जोड़ के 26 घटा दिया ना, तो 21 रिमाइंडर हो जाएगा, 21 रिमाइंडर हो जाएगा। और नीचे आप डिवाइड मार रहे हो 13 की। रिमाइंडर कभी जिसे डिवाइड मारी जाती है उससे ज्यादा होता है क्या? अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपने बहुत कम की डिवाइड लगाई है, और थोड़ा पावर बढ़ाओ उसकी। ठीक है, तो रिमाइंडर कभी ज्यादा नहीं होता जिससे आप डिवाइड मार रहे हो उससे। इसलिए 26 से घटाना जोड़ना बिल्कुल नहीं, 13 से ऐड करना और 13 से सब्ट्रैक्ट करना, जो नीचे वाला होगा उसी के जैसा। तो मैंने क्या सिखाया? फोटो बनाते टाइम तो मैंने इसका फैमिली का हेल्प ले लिया, 26 का हेल्प ले लिया, लेकिन जिस दिन रिमाइंडर को पॉजिटिव करना पड़ गया ना, मैं हेल्प नीचे वाले का ही लूंगा, उसके फैमिली का नहीं, नीचे वाले का ही लूंगा, क्योंकि मुझे रिमाइंडर ज्यादा नहीं करना, 13 के नीचे रखना है। इसलिए 13 में जोड़ूंगा घटाऊंगा। ठीक है, तो कितने लोग मेरे को बताएंगे आप 26 लेमडा और इंटू 5 है? एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड में ही लिख देता हूं इसको, इसको यहां पे दिखाऊं तो ये हो गया आपको 5 इंटू 26 लेमडा। 26 लिखने टाइम 2 लेमडा लिख, क्योंकि 6 और लेमडा थोड़ा एक जैसा होता है ना। 26 लेमडा और यहां पे आपको -5 अपॉन में 13। ठीक, तो मैंने क्या बोला आपको? 13 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 इंटू 26 लेमडा, यहां पे मैं माइनस कर दूं 13, और यहां पे मैं प्लस का 5 कर दूं, सॉरी प्लस का 13 माइनस का 5 अपॉन में 13।
सर यहाँ घटा के जोड़ते क्यों नहीं हो, जोड़ के क्यों नहीं घटाते हो? क्योंकि अगर +13 -13 किया ना तो -13 -5 -19 हो जाएगा। कम नेगेटिव के चक्कर में और नेगेटिव पा जाऊंगा, इसलिए बाद में जोड़ना, क्योंकि बाद में पॉजिटिव बनाया जाता है। बहुत दिमाग लगवाता है ये सभी, ठीक है। कितने लोग पता है 13 कॉमन आएगा। अगर 13 कॉमन आएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, 13 2 जा और 5 2 जा 10, 10 लेमडा। ओके, माइनस में 1, प्लस में यहां से हो गया आपको 13 और 8, ओके, अपॉन में 13। क्या ये लेमडा डैश है, तो ये 13 लेमडा डैश लिखा है, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 13 से, तो इसलिए रिमाइंडर बोलना मेरे को, रिमाइंडर की वैल्यू 8 हो जाएगी भैया। आगे बढ़ जाता हूं, बहुत बात कर लिया रिमाइंडर के ऊपर। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है। 30 मिनट और अपन पढ़ेंगे, आज की क्लास थोड़ा ज्यादा होगी क्योंकि अभी और भी कंटेंट, अभी कोफिशिएंट वाला तो देखा ही नहीं, नंबर ऑफ रेशनल टर्म तो देखा ही नहीं, तो 30 मिनट की और क्लास मिनिमम होगी अभी, ठीक है। अब थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे अपन क्योंकि एग्जाम पास में आ चुका है। फाइंड रिमाइंडर इफ दिस इज व्हेन डिवाइडेड बाय 5। कितने लोग बताएंगे कि ये मेरी आंखों का बिल्कुल धोखा है सर, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है। इसलिए बोलता हूं आजकल का यही ट्रेंड है, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर को मिलाना, ठीक है। आजकल मिलाने का खेल बहुत चलता है। तो अगर ये जीपी है तो सर ये सम ऑफ जीपी है, तो मेरा जो एक्चुअल फोटो लिखा है वो एक्चुअल फोटो ये नहीं है, तो फिर क्या है, जीपी का सम। और वो क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर n-1 लगाऊं, बच्चा दिमाग लगा रहा है, आर क्या है, आर की वैल्यू 2 है, वो एक से तो बड़ी होती है, तो लार्ज माइनस से स्मॉल करते हैं, सिखाया था सीक्वेंस सीरीज में, नहीं देखो तो सीक्वेंस सीरीज जाके पढ़ो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर जितने भी मेरे पिछले क्लास करो सब चीज क्लियर हो जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। और बाकी आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखना होता, प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो यहां पे देखो, तो ए की वैल्यू बोलना 1 लिखूं, नहीं लिखता हूं, आर की वैल्यू बोलो क्या 2, एन की वैल्यू बोलना 1999 की 2000, अरे 1 को भी लेके चलना है, 1 को भी लेके चलना है, ठीक है। तो 2 की डिग्री 2000, माइनस में आर की पावर एन -1 अपॉन में आर -1, मतलब 2 -1 वो तो 1 ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो लिखा है ना, ये लिखा है 2 की पावर 2000 -1 अपॉन में 5। आई कहानी समझ में, ठीक। मैंने क्या बोला, इसको बनाना है, अब -1 को मत देखो, इसको बनाना है नीचे वाले के फैमिली जैसा, ठीक है। नीचे वाले की फैमिली जैसा में पहला 5 ही काम कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 का स्क्वायर भी होगा, 4 भी होगा, अरे 2 में 4 भी होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 5 के आसपास होता है, तो पहला मेंबर ही बनवा लेगा, 5 जैसा ही बन जाएगा, ठीक है। 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसको लिखूंगा तो लिख दो 4 की पावर क्या लिख दो, बोलना 2 का स्क्वायर होगा, तो पावर में केवल 1000 बच जाएगा, तो 4 की पावर 1000, अरे मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, तो वो स्क्वायर और 2000 के 4000 बच गया ना, क्योंकि 2 डिग्री तो अपन ले गए 4 बनाने के चक्कर में, -1 अपॉन में 5। अब इसके ऐसी फोटो बनाओ, अगर फोटो बनाया तो 4 को बोलूंगा तुम 4 नहीं हो, इसका ऐसा बनाना हो तो मैं लिखूंगा 5 -1 की पावर 1000 माइनस में 1 अपॉन में 5। अब बोलना क्या लिख दो, क्या 5 -1 डिग्री चेक कर रहा हूं, इवन है तो इवन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा x + 1 लिखूंगा, मतलब 5 लैम्डा प्लस में 1, और यहां से देखो तो बगल में -1 है अपॉन में 5, ये क्या हो गया सर, 1 से 1 कट गया, तो 5 लैम्डा अपॉन में 5 हो गया, ये तो सर पूरा पूरा कट जाएगा, तो ऐसा भी होगा क्या, हाँ ऐसा भी होगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा अगर पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो गई। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर ये आपके एग्जाम में पूछ देता ना, नहीं कर पाते, मैंने आपको सिखा दिया, बहुत ईजी है, कितना लाइन लगा यहाँ पे काउंट करना, ये तो आप इतना लाइन आप खुद ले रहे हो दिखाने के चक्कर में, आपको समझाने के चक्कर में, तो डायरेक्ट ये लिखता और यहीं से देख के बोल देता, एक से एक उड़ जा रहा है, 5 0 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ये बस लिखा, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी दिन पॉजिटिव भी बनाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो अगर आप एक्सपर्ट बन गए तो पॉजिटिव बनाने के टाइम नीचे वाले में घटा के वो इतना ही रिमाइंडर हो जाएगा, सोच के देखना आप। अगर मैं आपको दिखा दूं 1 सेकंड के लिए, तो हर बार क्या हो रहा है, नीचे वाले में जो रिमाइंडर मेरा नेगेटिव का बच रहा है उसमें से घटा दो इसको, -5 बचा, नीचे वाले को ऐड कर दो, 13 को ऐड कर दो, उतना ही रिमाइंडर होगा। इतना भी करने की कुछ जरूरत नहीं, वो तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूं। अगर कोई दिमाग का तेज बच्चा तुरंत ऑब्जर्व करेगा, सर कर क्या रहे हो आप पॉजिटिव बनाने के लिए, नीचे वाले को इसमें ऐड कर दे रहा हूं जो नेगेटिव दे गया है, तो -5 में 13 को ऐड कर दिया और रिमाइंडर 1 बच गया, पिछले वाले में भी वही किया, नीचे वाले को माइनस वाले में ऐड कर दिया। तो ऑब्जर्व करना मैथ्स में हमेशा सीखो, जल्दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पेपर कर दे रहे हो ना, ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत बहुत तेज होना चाहिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर, जितना ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व करोगे उतनी अच्छी रैंक बनेगी आपकी,
ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना होता है, टाइम तभी बचता है जब आप जल्दी ऑब्जॉर्व कर लो। ओके, चलिए ये बोल रहा है 2002 की पावर 2005 से बात करो, डिवाइडेड बाई 17 है। मर गए सर, 17 2 की फैमिली में कहां आता है? बोलूंगा नहीं आता। सही बोल रहे हो, नहीं आता है। एक बच्चा दिमाग लगा रहा है, बनाना है इसकी फैमिली जैसा। सर ने जो कॉन्सेप्ट सिखाया उसी इसकी फैमिली जैसा बनाना है। तो सबसे पहले 34 तक मत जाना, क्योंकि 17 इसमें आ जाएगा, 2 है सबसे छोटा वाला, इसमें तो सब आएंगे। फैमिली जैसा बनाना है, ठीक है। 17 जैसा, तो 17 ही काम करेगा। सबसे पहले तो सोच लो इसके फैमिली में कौन आएगा, तो 17 जैसा है। क्यों? क्योंकि 34 नहीं होना, 2 तो सबसे छोटा है, 2 में तो सब मिलेगा। तो सबसे छोटा जैसा ही बनाओ ना, 17 जैसा। जब जिस दिन 17 जैसा नहीं बना सकते उस दिन फिर 34 जैसा बनाएंगे, क्योंकि 17 2 34 होता है, ठीक है। फिर इसकी फैमिली में दूसरे मेंबर को पकड़ेंगे कि पहला मेंबर जैसा तो बनाने का ट्राई करो। कैसे सर 17 जैसा क्यों बना है? बस इसमें 18 और 16 खोज लो। क्या 2 की पावर 4 16 होता है? सोच के देखना, तो 16 बन जाएगा, बनने के लिए रेडी है। अच्छा, पहला था कि 2 की डिग्री सोच रहे हो तो इसको इवन बना लेना, क्योंकि और 2 की डिग्री नहीं बन सकती, तो 2 की पावर 4 कर दिया। ये 16 दिख गया आपको? अच्छा, 4 लिख दिया, यहां पे 1 डिग्री खींच दिया, तो कितना डिग्री बच? ठीक है, 4 500 होता तो 2000 होता, 501 लिख दूं, ठीक है। 500 अगर 500 होता तो 500 4 2000 हो जाता, और 4 ऑलरेडी है तो इसलिए 501 लिख दिया, ठीक है। तो 501 डिग्री अपॉन में बोलना 17, ठीक। अब मेरे को बताना क्या, यहां से 2 तो अपनी जगह 2 ठीक है, 2 की पावर 4 बोलना, 2 की पावर 4 16, और बार बार ऐसे बच्चों की तरह मत लिखना, 16 को 17 जैसा बना रहे हो तो क्या लिख दूं, 17 माइनस 1 की पावर 501 अपॉन में 17। एक बच्चा डायरेक्ट रिमाइंडर बताएगा क्या मेरे को? यहां से डायरेक्ट, वो सब कुछ भी करने की जरूरत, डायरेक्ट बताएंगे तो कैसे बताएंगे? दिमाग लगाना। 17 लेमडा होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है डिग्री ऑड है तो खुलेगा कैसे, बस खुलेगा कैसे ये सोच लो। अगला लाइन भी लिखी तो चलो, 2 इंटू में अगर इसको देखूंगा तो ये लिखूंगा 17 लेमडा माइनस 1, क्योंकि डिग्री ऑड है, अपॉन में 17। अब डायरेक्ट बोलना, अब कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट बोलना है आपको। कितने लोग पता है 2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो -2 होगा, और मैंने बोला था जब भी नेगेटिव हो तो नीचे वाले को ऐड कर दो, उतना ही रिमाइंडर होगा। तो 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15 रिमाइंडर होगा। आप करके देखना, ठीक है, 15 रिमाइंडर होगा। आई कहानी समझ में? बहुत रिमाइंडर खेल लिया सर, इतना तो डिवाइड बचपन में भी नहीं किया होगा जितना आपने करवा दिया। नंबर ऑफ रेशनल टर्म, ये कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा रेशनल टर्म बताओ या फिर इंटीग्रल टर्म बताओ कितने होंगे, और क्वेश्चन का जो फॉर्मेट दिया होगा वो दिया होगा a के ऊपर लेकिन डिग्री फ्रैक्शन में होगी, प्लस में b के ऊपर, मतलब सेकंड टर्म की डिग्री भी फ्रैक्शन, मतलब फर्स्ट टर्म भी अपने आप में फ्रैक्शन वाली डिग्री, सेकंड टर्म भी अपने आप में फ्रैक्शन वाली डिग्री, और इन दोनों की कुछ डिग्री। क्या बोलना चाह रहा हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री, सॉरी लिख देता हूं यहां पे, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हैव फ्रैक्शनल डिग्री, फ्रैक्शनल डिग्री, फ्रैक्शनल डिग्री मतलब ऐसी फोटो होगी, ठीक है, कि पहले और दूसरे वाले जो टर्म होंगे उनकी डिग्री फ्रैक्शनल होंगी और उनकी भी कुछ डिग्री होगी। और अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछ दिया कि बताओ रेशनल टर्म कितने होंगे, इंटीग्रल टर्म कितने होंगे, ठीक है, तो वो आपको बताना है, ठीक। फाइंड जनरल टर्म, सबसे पहले जनरल टर्म पता करना है। टर्म बताने का उपाय, सबसे पहले जनरल टर्म। अच्छा, सबसे पहले तो इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या होगा सर? सभी टर्म तो इंटीग्रल ही होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, वो नहीं बोल रहा हूं। कौन कौन से टर्म होंगे जो अपने आप में इंटीजर आएंगे? सर वो कैसे? क्योंकि जिस दिन आपने फ्रैक्शनल डिग्रियां लगा दी ना, ये भी अपने आप में फ्रैक्शनल है, ये भी अपने आप में फ्रैक्शनल डिग्री लेके बैठा है, तो बहुत सारे इंटीजर भी आएंगे, बहुत सारे नॉन इंटीजर भी आएंगे। 5/2 भी आएगा, 5/2 भी आएगा, 7/2 भी आएगा, 7/4 भी आएगा, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला आपसे ये जानना चाह रहा है कि बताओ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आएंगी, मतलब कौन कौन सा टर्म होगा जिसकी वैल्यू इंटीजर होगी। इंटीग्रल टर्म का मतलब क्या हुआ कि टर्म whose values is in integer। अच्छा सर, ये आपने ऐसा क्यों बोला कि फ्रैक्शनल डिग्री होगा? इसलिए क्योंकि जिस दिन फ्रैक्शनल डिग्री होगा उसी दिन कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जिनके जो नॉन इंटीजर होंगे और कुछ इंटीजर आएंगे, कुछ इंटीजर और कुछ नॉन इंटीजर। अगर आपने इन दोनों को फ्रैक्शनल नहीं रखा ना तो सभी के सभी टर्म इंटीजर होंगे,
तो आप तुरंत ही बोल सकते हो जितना टर्म मतलब n की वैल्यू जितना हो उससे एक ज्यादा मतलब n+1 टर्म्स इंटीजर होंगे, तो जितने टोटल टर्म्स होंगे सब इंटीजर, तो क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये फील दिलाई कि इंटीग्रल टर्म का मतलब होता क्या, और वो उस दिन क्वेश्चन पूछने का मतलब बनेगा जिस दिन आप फ्रैक्शनल डिग्री दोगे, तभी कुछ इंटीजर आएगा कुछ नॉन इंटीजर आएगा। ओके, सबसे काम क्या करना है सर, ये तो बातें होती रहेंगी, करना क्या है अपन को, पता कैसे करना है। सबसे पहले जनरल टर्म पता करना है, जनरल टर्म लिखना है, बकायदा जनरल टर्म लिखने में आपको परेशानी थोड़ी सी होगी लेकिन लिखना है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर। आपको पता है आर मतलब क्या सर, वो जनरल टर्म में जो एनसीआर होता था वही, हाँ, विच डिग्रीज ऑफ ए एंड बी आर गिवन इंटीजर वैल्यूज। नहीं समझ में आया? आर की आपको वो वैल्यूज सोचनी है जिसपे डिग्रियां इंटीजर बन जाए, ठीक है, दिखाऊंगा अभी आपको तो क्वेश्चन में। फिर अपन को दो एपी आएंगे, दोनों एपी से कॉमन एपी मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में दिखाया था, ये तो सीक्वेंस सीरीज आ गया सर, हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा सभी चैप्टर्स, लिंक है सभी मैथ्स में, ठीक है। तो एपी कॉमन एपी बनाना मैंने आपको सिखाया था अगर आप भूले नहीं होगे तो। फिर कॉमन एपी का जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, सॉरी, कॉमन एपी में जितने टर्म्स होंगे ना उतने ही नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आएंगे। क्वेश्चन सिखाएगा सर, ये सब तो कुछ समझ में नहीं आता, क्वेश्चन सिखाएगा। आइए, कितने लोगों दिखे, दोनों की डिग्री फ्रैक्शनल और उसकी कुछ डिग्री, और क्वेश्चन वाला पूछ दिया नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताओ। तो करना क्या है, सबसे पहले तो TR+1 भैया को बुलाना है, आओ तुम ही कुछ करो। TR+1 सबसे पहले जनरल टर्म लिखना है। क्या एनसीआर लिखते टाइम आप बोलोगे 1024 CR, ए कौन है 5 की पावर 1/3 और इसका पावर दोनों को घटा के, तो क्या मैं लिख दूं 1024 माइनस R अपॉन में 3, तकलीफ तो नहीं होगा। इनटू में दूसरे वाले को बोल देता हूं 7 की पावर क्या बोल दूं 1024, अच्छा इसकी डिग्री क्या होती थी, सेकंड वाले की डिग्री क्या हो जाएगी, नीचे वाला ना, तो नीचे वाला तो R है, तो क्या मैं R/8 लिख दूं। अब सोचो ये इंटीजर कब हो रहा होगा, जब जिस दिन इसकी डिग्री इंटीजर, इसकी भी डिग्री इंटीजर। अरे डिग्री के ऊपर ही खेल डिपेंड कर रहा है, ये तो अपने आप में इंटीजर होगा क्योंकि सिलेक्शन, ये तो अपने आप में हमेशा एनसीआर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक है। लेकिन ये इंटीजर किस दिन होगा, क्या मैं बोलूं जिस दिन ये पार्टी इंटीजर होगी, व्हेन दिस इज इंटीजर, जिस दिन डिग्री इंटीजर, क्योंकि 5 और 7 तो अपने आप में इंटीजर है, और ये जिस दिन इंटीजर होगा, दिस इज इंटीजर, व्हेन दिस इज इंटीजर, मतलब सर दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा, हाँ। तो एक काम करूंगा मैं सर, पकड़ूंगा 1024 माइनस R अपॉन में 3 को और बताऊंगा बेटा तुम अपनी R की, क्योंकि 1024 अपॉन में 3 तो नहीं बदलेंगे, बदलेगा R ही। तो मैं काम करूंगा R को खोलूं, बोलूंगा R तुम अपनी पॉसिबल वैल्यूज बताओ जिससे मेरा पूरा सामान इंटीजर हो जाए। और भाई ये सवाल मैं R/8 से भी पूछूंगा क्योंकि R/8 को भी इंटीजर करना है मुझे, तो बोलूंगा R की वैल्यूज सोचते, सबसे पहले 0, क्या 0 रखोगे तो ये 24 डिवाइड कर पाएगा 3 से, सोचना कैसे सोचते हैं 3 की डिविजिबिलिटी, सम ऑफ ऐड होना चाहिए, सम करने पे सभी का डिजिट सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 ऐसा होना चाहिए। तो 4 2 6 6 1 7 3 से नहीं होता, तो 0 पे तो काम नहीं बन रहा, 1 रखो। अगर 1 रखा तो सोचेंगे ऐसे दिमाग लगा के, तो 1 रखोगे तो 1023 होगा, 1023 3 2 5 1 6 हो जाता है, तो 1 जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, ठीक। फिर 3 रखो, 3 रखो तो 1021 होगा, वो नहीं होगा। फिर अगला देखोगे तो 4 होगा। अब जैसे ही दिख गया ना, आपको दिखेगा हमेशा एक एपी मिलेगी। क्यों एपी मिलेगी सर, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी देख रहे हो तो 3 3 के गैप में होगा ना, तो जो फिक्स चीजों के गैप में हो तो एपी होता है। तो अगला कहीं सोचो या डायरेक्ट बोलोगे 7, 2 तक सोच जाओ, ठीक है, सोच लिए। अच्छा अगला भी 3 तक कम से कम 5 6, क्योंकि दोनों में कॉमन खोलना है, तो 5 6 टर्म्स तक तो एटलीस्ट लिख दो, लिख पाओगे आराम से। 7 3 10 और 10 आपको हो गया, 10 3 13, ऐसे ही करते हुए लास्ट टर्म भी सोच जाना, क्योंकि लास्ट टर्म की भी जरूरत पड़ती है, सोच जाओगे। अब बताना मेरे को लास्ट टर्म कैसे सोचोगे सर, आर की वैल्यू को बदल रहे हो, कितना तक बदल सकते हो, सोच के देखो। क्या सिखाया था फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट मिनट में ही सिखाया था कि एनसीआर की वैल्यू हमेशा बोलना है कि जो आर होगा ना, एन जो होगा ना, वो हमेशा आर से बड़ा होगा, या फिर कल को बराबर भी हो सकता है। बच्चे को भूख लगी, उसने सारी टॉफी खा ली, ये वाला डायलॉग, या फिर जब भी टॉफी खाएगा तो जितना सामने पड़ा उससे कम ही खाएगा ना, 10 टॉफियां उसके सामने 11 कैसे खा लेगा। इसी बात पे सिखाया था कि एन की वैल्यू हमेशा आर से या तो छोटी होगी या फिर कल को बराबर होगी। तो आर की मैक्सिमम औकात यहां से पता चलती है, इसको देखो, अगर इसको देखा तो यहाँ 1024 लिखा है, तो आर की वैल्यू
कल को हो सकती है 1024, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बच्चा या तो पूरा टॉफी खा जाएगा या तो इसके नीचे की खाएगा। तो लास्ट टर्म सोचते टाइम सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि 1024 रखो, हाँ रखा तो जीरो होगा, 1024 जीरो 30 से डिवाइड हो जाता है, तो 1024 भी चलेगा। अब इसको सोचते हैं, इसको सोचा तो पहली बारी में ये तो 8 का टेबल पढ़ना है क्योंकि ऊपर आर है, और आर बाई 8 तब कटेगा जब 8 के फैमिली से बिलोंग करेगा। तो 8 अगला 16 हो जाएगा, फिर अगला 24 हो जाएगा, मुझे अभी भी कॉमन नहीं दिखा क्या। और इसमें लास्ट वाला सोचते हैं, अगर लास्ट वाला सोचोगे तो 1024 चलेगा कि नहीं ये पता करना। ठीक, तो कैसे पता करेंगे? अरे 1024 के 8 से डिवाइड मार लो, आई थिंक हो जाएगी, आप भी करके देख लेना। तो लास्ट 1024 इसमें भी चलेगा। अब कॉमन एपी खोजते हैं, पहला टर्म एपी, अब बोला था डी कैसे निकलता है, अब कॉमन एपी लिखते हैं। अब ये तो मैंने आपको सीक्वेंस सीरीज में लिखना सिखाया था, कॉमन एपी कैसे निकलती है। क्या पहला टर्म पकड़ लूं, फर्स्ट टर्म पकड़ते हैं, 1 4 7 13 के बाद 16 भी आएगा ना, क्या पहला 16 और 16 मिल गया कॉमन, तो पहली बारी में 16 लिख दिया। अब डी कैसे पता करते हैं सर, इसका डी कैसे पता करते हैं? तो मैंने बोला था कॉमन एपी का जो डी होता है ना, वो इन दोनों के डी का एलसीएम होता है। ये बात मैंने कहीं सीक्वेंस सीरीज में बोली थी। तो इसका डी बोलना 3, इसका डी बोलना, इसका डी 8। तो क्या मैं बोल दूं इसका जो डी होगा दैट इज एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, मतलब दोनों के डी का एलसीएम। और अपने आप में D1 कितना है 3, और अपने आप में D2 कितना है 8। तो जो इसका डी होगा, कहीं आपको इन दोनों का एलसीएम मतलब 24 तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर। तो जिस दिन 16 में 24 ऐड करोगे उस दिन आपको कहीं 40 नजर आ जाएगा। और ऐसे ही करते करते लास्ट वाला टर्म मेरे को बताना। ठीक, तो लास्ट वाला टर्म तो आपको यहां से दिख ही गया, क्या 1024। अरे कॉमन की बात हो रही है ना, तो 1024 भी कॉमन मैच कर गया। ठीक है, तो लास्ट टर्म लिख देता हूं 1024। ओके, अच्छा इसको ये भी देखना है कि 1024 इसके डी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लास्ट टर्म देखा यहां से, तो 1024 हो गया जो दोनों में कॉमन है। अरे यहां भी 1024 है, यहां भी 1000, और अगर नहीं मिलता तो सर लास्ट टर्म यहां, तो यहां कुछ मिलता लास्ट वाले को भी कॉमन देखना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने कहीं आपको कॉमन एपी में बहुत अच्छे से सिखाया था, उस टाइम जाके सीख लेना। और बोला था यहां से बोलो नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, एन की वैल्यू, क्या लास्ट टर्म दैट इज आपको 1024 माइनस में फर्स्ट टर्म दैट इज आपको 16 और डिवाइडेड बाय डी दैट इज 24। ओके, और इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं प्लस में 1। आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लेते हैं, क्योंकि एन इंटीजर होगा अपने आप में, ये खुद ही इंटीजर पे फेंक देगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरी तरह से दे दूंगा, डू योर सेल्फ, खुद करना। ठीक है, डू योर सेल्फ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम इन ऑड एंड इवन टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट खेल होगा, जैसे सिखाऊंगा सीखते जाना। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आप कर लोगे, ये कर लेना आप खुद, कुछ नहीं करना, फिर से जनरल टर्म लिखना है, फिर से 2 एपी बनानी है, आर की वैल्यू सोच के फिर से कॉमन एपी बनाना है, और फिर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे। 20 मिनट और अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, आज थोड़ा लेंदी क्लास हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ठीक है, कुछ अगर ज्यादा लेंदी क्लास करने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन बता दिया करना कि सर बहुत लेंदी हो जाता है, इतना देर में कहाँ पढ़ पाता हूँ। ब्रेक करके पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है। एक्सप्रेसिंग बाइनोमियल थ्योरम इन ऑड एंड इवन टर्म, आइए सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिंपल सा है कि ये बोलना चाह रहा है कि a प्लस एक्स की पावर n को अगर खोलोगे तो इसमें जो टर्म दिख रहे होंगे, क्या पहले टर्म को आप t1 बोलते हो? हाँ। क्या दूसरे टर्म को आप t2 बोलते हो? हाँ। ये सर कौन से तरीके से खोल रहे हो? ये टर्म की भाषा, क्योंकि वो ऑड एंड इवन टर्म की बात कर रहा है, तो मैंने सिर्फ टर्म लिखा t1 t2 t3, ऐसे ही करते करते सबसे लास्ट में कहीं tn होता है आपका। ठीक, अच्छा अगर मैं t1 को बोलूं तो क्या बोलूंगा कि ये ऑड टर्म है। इसको मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, इट इज नथिंग बट ए ऑड टर्म है। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे लिख देता हूं इट इज ऑड टर्म, क्योंकि t1 है, ऑड पोजीशन पे बैठा तो ऑड टर्म है ना। और अगर मैं इससे पूछूं तुम बताओ कौन सा टर्म है, तो ये बोलेगा मैं इवन टर्म हूं, क्योंकि मैं इवन पोजीशन पे बैठा हूं। अच्छा ऐसे मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग टर्म बता रहे हैं। हाँ, कुछ इसमें बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, नहीं। अगर इवन पोजीशन पे बैठा तो अपन उसको इवन टर्म बोलेंगे, ऑड पोजीशन पे बैठा तो ऑड टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो एक बच्चे ने ऑब्जर्व क्या किया कि सर जरूर ये इसमें सर ऑड टर्म जुटे हुए हैं, t1 जुटा है, t3 जुटा है, t5 ऐड हुआ है, और t2 t4 ये ऐड हुए हैं।
तो सर इट इज नथिंग बट ये सर सम ऑफ ऑड टर्म है प्लस में सम ऑफ इवन टर्म है, सम ऑफ ऑड टर्म प्लस सम ऑफ इवन टर्म है। मतलब सर एक मिनट मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि a प्लस एक्स की पावर जो n है वो अपने आप में ऑड टर्म्स का सम है और वो अपने आप में इवन टर्म्स का सम है। तो सर उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि आप एक काम करो, आप ऑड टर्म को, सम ऑफ ऑड टर्म को कुछ बोल दो। बच्चे ने बोला क्या बोल दो सर, सम ऑफ ऑड टर्म को क्या बोल दो? मैंने बोला अगर आपने सम ऑफ ऑड टर्म को एज्यूम कर लिया, एज्यूम कि जितने भी सम ऑफ ऑड टर्म है वो सभी के सभी ए हैं, कैपिटल ए। याद कैसे करेंगे सर, देखना, ऑड मतलब अ से, हिंदी में देखना इसका प्रोनाउंसिएशन, ऑड का अ होता है, ए भी अ से, तो ऑड मतलब ए एज्यूम करना। ओके, ऐसे ही बोल दिया गया कि अगर इवन टर्म का सम होगा ना तो उसको फिर क्या एज्यूम करना, उसको भी कुछ एज्यूम कर लेना, लेट से बी एज्यूम कर लेना। अगर आपने इतनी सी एज्यूम कर ली तो अभी अभी आप बोल के आओ कि ए प्लस एक्स की पावर एन कुछ नहीं होता बल्कि सम ऑफ ऑड टर्म प्लस सम ऑफ इवन टर्म होता है। मतलब सम ऑफ ऑड टर्म माने ए और सम ऑफ इवन टर्म मतलब बी। हाँ, तो जब भी सर ए प्लस एक्स की पावर एन होगी अपन इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। हाँ, ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ने तुरंत क्लिक किया कि सर एक मिनट, अगर कल को मान जाओ ए माइनस एक्स की पावर एन होगा तो इसको कैसे लिखेंगे? कितने लोगों को पता है इसमें जिस दिन खुलेगा T1 फर्स्ट टर्म, इवन फर्स्ट टर्म आपका T1 होगा, सेकंड टर्म माइनस T2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे माइनस है। इसको खोलोगे तो कैसे खोलोगे? क्या इसमें T1 होगा, माइनस में T2 होगा और प्लस का T3 होगा, माइनस का T4 होगा एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो सर सम ऑफ, ये लिखा है आपको सम ऑफ ऑड टर्म। ओके, सम ऑफ ऑड टर्म, लेकिन सर इसमें इवन टर्म्स जितने हैं ना सब माइनस हो रहे हैं, तो मैं लिख देता हूं सम ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, क्यों सेकंड पोजीशन वाला इवन क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे माइनस एक्स है भैया। ये जिस दिन माइनस एक्स की पावर होगी ये ऊपर आपको ये माइनस दे के जाएगा। खोल के देख रहे होगे तो आपको दिख रहा होगा इवन पोजीशन वाला हमेशा नेगेटिव बनेगा जब ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो सम ऑफ ऑड टर्म को तो अभी अभी कुछ बोला था सर, एक बच्चे ने बोला क्या, अरे ए बोले थे, और सम ऑफ इवन टर्म को क्या बोले थे, बी, तो इसको लिख दिया ए माइनस बी। तो जब भी ए माइनस एक्स की पावर एन होगा अपन उसको ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या? हाँ, ए माइनस बी लिख सकते हो। तो मैंने दो काम की बातें आपको सिखा दी कि अगर ए प्लस एक्स की पावर एन होगा तो उसको ए प्लस बी लिख देना, और अगर ए माइनस एक्स की पावर एन होगा तो उसको ए माइनस बी होगा। और खुद समझ जाना ए मतलब क्या, कैपिटल ए मतलब क्या, सम ऑफ ऑड टर्म। याद नहीं आ रहा तो अ से ए, अ से ऑड, तो बी मतलब सम ऑफ इवन टर्म। आगे कहानी समझ में तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दे देना मेरे से। अगर आपके सामने किसी दिन बोल दिया इसको ऐड करो तो कितने लोग बोलेंगे ए माइनस एक्स की पावर एन आंखों का धोखा लिखा है ए माइनस बी, ए प्लस एक्स की पावर एन भी आंखों का धोखा लिखा है ए प्लस बी। जिस दिन करोगे बी से बी मर जाएगा, हो जाएगा 2a। मतलब सर एक मिनट, ये लिखा है 2 ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म, ए मतलब ऑड टर्म, मतलब सर आप T1 प्लस में T3 प्लस में T5 ऐसे बात कर रहे हो। हाँ सर, ये रुकेगा कहाँ, डिपेंड करेगा एन के ऊपर। अगर कल की वैल्यू, अगर बताना कल को एन की वैल्यू 5 है तो टोटल 6 टर्म होंगे, तो लास्ट ऑड टर्म कौन होगा, T5, मतलब T5 तक गाड़ी रुक जाएगी। अरे एन की वैल्यू दी हो तो टोटल टर्म्स नहीं पता कर लेते हो, कर लेते हो। आओ इस पे सिखाता हूं। कितने लोग पता है ये लिखा है आपको a माइनस बी, ठीक है। अच्छा, इसको देखोगे तो क्या लिखेगा a प्लस बी, तो यहां से देखो तो कहीं आपको b से b डिलीट हो गया, नहीं a से डिलीट हो रहा है क्या, a से a डिलीट हो गया, और ये सर -2b है, मतलब -2 ऑफ इवन टर्म। क्या ये मेरे को बताओगे क्या, क्या ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है? तो इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे नॉर्मल कैलकुलेशन। और a क्या होता है, सम ऑफ ऑड टर्म, b क्या होता है, सम ऑफ इवन टर्म, मतलब ये ऑड टर्म का स्क्वायर और इवन टर्म का स्क्वायर का स्क्वायर और फिर दोनों का माइनस है। ओके, इसको देखते कितने लोग बताना, a प्लस एक्स की पावर n होती तो मैं a प्लस बी लिखता, लेकिन अगर ये 2 है तो मैं क्या, मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ, प्लस में यहां से देखूं तो क्या मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं क्या? हाँ, ये खुलेगा तो खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस का 2ab माइनस का 2ab एक दूसरे को मार देंगे, दुनिया को दिखेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। a और b का मतलब खुद समझ जाना। ओके, इधर आओ, कितने लोगों को पता है इस बार कटेगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कट जाएगा, 2ab और इधर से 2ab जुड़ जाएंगे, दुनिया को दिखेगा 4ab। करके देख लेना। इससे फायदा क्या हुआ सर,
इससे फायदा हुआ कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गए। किस टाइप के सर? अच्छा, एक बात और ऑब्जर्व करना कि अपन a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रख रहे हैं, मतलब जो दो टर्म को जोड़े हो ना, वही दो टर्म को आप घटा रहे हो। मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे एग्जाम में बैठ के, हाउ टू ऑब्जर्व। जब देखेंगे टू टर्म्स जिनका ऐड हो रहा है, ठीक है, इन्हीं टू टर्म का सेम टू टर्म्स ऐड, सेम टू टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या ये बात मैं लिख दूं? ऑब्जर्व करने का तरीका होगा। कैसे पता चलेगा सर कि इस टाइप का क्वेश्चन है? जब अपन देखेंगे सेम टर्म्स, देखना रूट टू प्लस वन जुट भी रहे हैं, रूट टू माइनस वन घट भी रहे हैं, और डिग्री भी सेम, क्योंकि डिग्री यहां भी एन होती थी, यहां भी एन होती थी, तभी अपन बोलते थे ऐसा बात। तो दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूं, डिग्री भी सेम होनी चाहिए भैया, डिग्री भी दोनों की सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, तब नहीं काम चलेगा। तो बनाने वाला आपको कुछ इसी प्रकार से बना देगा। कितने लोग बोलेंगे तो बोल जाएंगे ये a प्लस बी लिखा है, और इसको बोलेंगे तो लिखा है a माइनस बी। तो ये ओवरऑल जो लिखा है ना, ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है आपको 2a, और a की वैल्यू बताना। a की वैल्यू बताने के टाइम में a की वैल्यू क्या है? सम ऑफ ऑड टर्म्स। अगर 6 है तो 7 तक गाड़ी खुलेगी, मतलब इसमें पहला ऑड t1 होगा, दूसरा ऑड t3 होगा, तीसरा ऑड t5 होगा, और चौथा कौन सा होगा? 6 नहीं, 7 तक गाड़ी जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो टोटल टर्म 7 हो जाएगा। टोटल टर्म इज इक्वल टू 7। तो t7 भी तो ऑड पोजीशन पे है ना, 7 भी तो ऑड होता है, तो t7। t1 की वैल्यू बोलना आप, कितने लोग बताएंगे? t1 की वैल्यू nc0, पहले वाले का पावर दोनों का घटा के, मतलब पहले वाला, अच्छा nc0 क्यों लिख रहे हो सर? 6c0 ना, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो रूट टू की वैल्यू 6 प्लस में t3 बोलना। क्या t3 के टाइम में एक आर कम होता है, तो nc2, और पहले दूसरे वाला क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि दूसरा वाला 1 है सर। अच्छा, पॉजिटिव वाले का लेते हैं, हाँ, नेगेटिव वाले को नहीं लेते हैं, नहीं। तो इसको खोलना, इसका t1 t2 लिखना। तो यहां पे लिखा, तो रूट टू की वैल्यू दोनों को घटा के, अरे बार बार n क्यों लिख रहे हो? 6 लिखो ना सर, 6c2 दोनों को घटा के मतलब 4। t5 बोलना मेरे सामने, 6c एक कम आर होता है 4, अरे टर्म से एक कम आर होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। रूट टू की पावर दोनों को घटा के, दैट इज 2, प्लस में t7 की वैल्यू बोलना, 6c, आर की वैल्यू 6, अरे आर एक कम करके होता है, 7 मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा इस बार का आपको, क्योंकि 6c7 लिख रहे हो। टॉफिया रखा 6, सेलेक्ट कर लिया आपने 7, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? रूट टू और दोनों की डिग्री घटा के, दोनों का घटा के मतलब 0। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आपके लिए काम छोड़ देता हूं। ये दिख रहा है आपको? नोट्स में दिख जाएगा ये सभी चीजें, नोट्स ले लेना, नोट्स में आपको मिल जाएगा। फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस, इसके बाद है आपको यूज ऑफ R1 एंड R1, एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका, ठीक है। चलिए, फाइंड हाईएस्ट डिग्री ऑफ, ये भी मैं आपको डू योर सेल्फ देता हूं। क्यों डू योर सेल्फ देता हूं? क्योंकि दिख गया क्या यहां पे a प्लस बी, सोच जाना, और यहां पे क्या दिख गया? a माइनस बी। तो कितने लोगों को पता चल गया b से b कट गया, ये 2a है सर। तो 2a मतलब सम ऑफ ऑड टर्म है, तो 2 बताना, क्या पहला t1 गिरेगा, दूसरा t3 आएगा, तीसरा बोलूं तो t5 आएगा, और टोटल टर्म 6 होंगे इस बार, तो t5 तक ही गाड़ी रुक जाएगी। अब इसने बोला है सभी टर्म को खोलो और हाईएस्ट डिग्री ऑफ x बता दो। तो सभी टर्म को खोलना, x की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी उसको बोल देना कि x कितनी डिग्री हाईएस्ट है, ठीक है। तो कर लेना, यहां से मैं स्पेस दे रहा हूं यहाँ पे, नोट्स में ही कर लेना, अलग से मत करना, नोट्स की प्रिंट आउट करा के पढ़ा करना, फोन से नहीं। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, यहीं पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। और नहीं होगा तो जो लोग ग्रुप में एक्सेस लिए हैं वहां पे मुझसे पूछ लें कि सर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, अब फर्दर सॉल्व कर लो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ग्रुप में है वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं है ग्रुप में वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके। चलिए, लास्ट टॉपिक आज के क्लास का कर लेते हैं, दैट इज आपको यूज ऑफ R1 एंड R2 इन फाइंडिंग कॉफिशिएंट। सर कॉफिशिएंट फाइंड करना तो सिखा दिया हो, x की डिग्री p पता करके दिखा दिए थे सारा पर स्टार्टिंग में ही सर। x पर p पता किया था, हाँ, कैसे पता किया था सर? अपन ने जनरल टर्म निकाला था, फिर उसमें x की डिग्री जो थी उसको उठा के अपन ने p से कंपेयर कर दिया था, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है x की डिग्री p, और मेरे जनरल टर्म में x की जो डिग्री है मैंने दोनों को भिड़ा दिया था, यही काम कर रहे थे ना अपन। इस बार खेल में क्या होगा कि दो दो बाइनोमियल सामने से दे देगा। तो कितने लोग पता चलेगा दो दो बाइनोमियल सामने से होगा तो इसको एनसीआर नहीं बोलेंगे, R1 बोलेंगे, क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में दो दो आर आ रहे होंगे, ये भी एक आर देगा और ये भी एक आर देगा,
तो इस वाले को बोल देंगे R1, तो बगल वाला बन जाएगा R2। इसलिए बोला सर यूज ऑफ R1 और R2 इन फाइंडिंग कोफिशिएंट। हाँ, करना क्या है सर, जनरल टर्म लिखना है, सबसे पहली बारी में बोल दिया। अब इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन से सिखाऊंगा, ये इंग्लिश की भाषा है, आप समझ जाना, नोट्स की खूबसूरती के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो आप पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं तो क्वेश्चन से सिखाता हूँ। कितने लोग इसका जनरल टर्म लिख पाएंगे? अगर इसका जनरल टर्म लिख पाएंगे तो बताना मेरे को क्या लिखोगे। क्या एनसीआर मतलब 4C, आर नहीं बोलना, दो दो मल्टीप्लाई में है तो R1 बोलना, आर बोलोगे तो पाप लगेगा बिल्कुल, कि आप इसको भी आर बोल रहे हो इसको भी आर बोलो, जरूरी थोड़े दोनों का आर सेम हो। तो 4C R1। पहले वाले की डिग्री, तो 1 की डिग्री क्या बोल दूं, दोनों का घटा के, तो 4 - 1, 4 - 1 मत कर देना, 4 - 1 मत कर देना, क्यों? अरे R1 है, 1 नहीं है, तो 4 - R1। अच्छा, इसको क्यों लिखना सर? मैंने बोला क्यों, अरे ये 1 है ना, इसको क्यों लिखते हो सर? सेकंड वाले को लिखो ना, मतलब x की डिग्री लिखो ना, और आपको पता है x की डिग्री नीचे वाला मतलब R1 हो जाएगा। मजा आ रहा है आपको खेल में? अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई है सर, ये पूरे टर्म को मैंने इसका जनरल टर्म से दिखा दिया ऐसे, क्यों मुझे x के पीछे भागना है, तो मैंने जनरल टर्म से दिखा दिया। मैंने बोला 1 + x⁴ नहीं है, ये 4C R1 x⁴ है। अच्छा, इसको पकड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितने लोग पता है इसको लिखूंगा तो 5C R2 लिख दूं। हाँ, अच्छा यहां देखो, तो ये लिखा है x का स्क्वायर, ऑलरेडी सेकेंड टर्म x² है, और इसका पावर नीचे वाला बनेगा मतलब R2 बनेगा। कितने लोग बताएंगे ये लिखा है आपको 4C R1 इंटू 5C R2 इंटू x की डिग्री कलेक्ट करना है। x की डिग्री कलेक्ट करना है क्योंकि सामने वाला बोल रहा है उसको कोफिशिएंट चाहिए x⁴ का, तो x⁴ का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं अपनी x की डिग्री तो पता कर लूं और उसको 4 के सामने रख दूंगा। दी हुई x की डिग्री जो सरकार ने दे रखा है मुझे, x की डिग्री 4, और मैं अपनी दुनिया से x की डिग्री निकालूंगा, वो जनरल टर्म देगा, दोनों को भिड़ा दूंगा। अभी तक तो यही करता था ना, ठीक है। अच्छा, तो x की डिग्री क्या लिख दूं यहां पे, बताना मेरे को। R1 प्लस में 2R2 लिखो तो चलेगा क्या? हाँ, एक बच्चे को बहुत तकलीफ हो गई, क्यों? क्योंकि सर आप ये बात बोल रहे हो कि R1 + 2R2 कुछ नहीं है बल्कि दिया हुआ x⁴, और अपन इस दुनिया से निकाले जनरल टर्म वाली दुनिया से, तो R1 + 2R2 आया, उसको चाहिए 4, मैं काम करता हूं 4 के इक्वल रख देता हूं। बच्चा यहीं पे बेहोश हो गया। क्यों हो गया? वो आगे बढ़ा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसको देखा सर ये की इक्वेशन, तो उससे क्या हुआ, और दो वेरिएबल R1 और R2 निकालू कैसे? अरे हर बार क्या होता था, एक ही वेरिएबल होता, तो आप खेल लेते थे, लेकिन इस बार R1 और R2 दो दो वेरिएबल हो गए, और इक्वेशन आपके पास एक ही है, तो कैसे निकालोगे? यहां पे काम करता है मेरा टेबल मेथड। सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहे हो, क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। WBJ में तो बिल्कुल बोला था, WBJ का एक बहुत जल्दी रिसेंटली वीडियो किया था जेई और WBJ का कंपैरिजन, जिसमें बोला था जेई में ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं पूछे, क्योंकि 1 मार्क्स में इतना सिंपल थोड़ी पूछे, सॉरी 4 मार्क्स में इतना सिंपल थोड़ी पूछेगा। बट WBJ की तैयारी करा रहा हूं तो ये सभी क्वेश्चन भी जरूर करना, क्योंकि 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 मार्क्स में कितना ही टफ करेगा, तो मैंने बोला था कर भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को तो चाहेगा ना कि इजी रखूं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्टूडेंट को कितना टफ करूं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए WBJ में बोला था सबसे मेन होता है कि इजी प्लस डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चन की रिवीजन करना, और जेई में होता है सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। यही बस डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। तो अगर टेबल मेथड की बात करूं ना, तो टेबल मेथड बोलता है R1 और R2 की सबसे पहले औकात पता कर लो। क्या बोलते हैं सर, क्या बोलता है? सबसे पहले R1 और R2 की औकात पता कर लो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता कर लो। वो कैसे पता करते हैं सर, ये मत भूल जाना, बोला था बेसिक लेक्चर ऑलवेज काम में आता है, ऑलवेज। कितने लोग पता है अगर यहां R1 होगा तो हमेशा 4 से कम होगा या फिर 4 के बराबर हो सकता है, क्यों? क्योंकि R1 कौन है, सिलेक्शन, वो हमेशा दी हुई चीजों से या तो कम ही सेलेक्ट करोगे या तो बराबर सेलेक्ट करोगे ना। R इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे R1 या तो बराबर होगा लेकिन होगा हमेशा 4 से छोटा। ओके, R2 के बारे में क्या ख्याल है आपके, क्या वो हमेशा 5C R2 लिखा है? तो 5, ये किसको देख के बोला? ये बोला 4C R1 को देख के। ये किसको देख के बोला? 5C R2 को देख के। ओके, अब ये बात अगर मैंने लिख दी तो अब मैं टेबल बनाऊंगा। कैसे टेबल बनाऊंगा देखना, मैं दुनिया को बोलूंगा R1 और R2 की वैल्यू सोचो और इक्वेशन में फिट करो। सबसे पहले R1 को पकड़ूंगा, R2 की वैल्यू देते जाएगा, R1 की वैल्यू 0 से रखूंगा। कहां तक सोच सकता हूं? R1 की वैल्यू 4, जो कम है ना उसी को सोचो, इसको 4 तक सोचना है, इसको 5 तक सोचना है, तो 4 तक वाला पकड़ो ना।
R1 की वैल्यू 5 अगर कोई सोचेगा ना तो उसको एक थप्पड़ लगा बोलना पढ़ो जाके, ठीक है। R1 की वैल्यू 4 से कम होगी तो R1 की वैल्यू 5 पे क्यों सोच रहे हो, ठीक है। R1 की वैल्यू 0, अगर R1 की वैल्यू 0 कोई रखता है तो R2 खट से सोच देना, बार बार करना नहीं। R1 की वैल्यू 0 रख दिया मैंने तो R2 की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी, हाँ R2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब R2 पूछेगा मेरे औकात में है कि नहीं ये भी चेक कर लेना। तो एक बच्चे ने बोला हाँ 5 से छोटा होगा तो है औकात में, तो बिल्कुल वैलिड है, 0 और 2 की वैल्यू चलेगी। अच्छा आओ R1 अब तुम अपना 1 रखवाओ। अगर मैंने 1 रखा तो देखना इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैंने 1 रखा तो 4 माइनस 1 3 होगा और R2 की वैल्यू कहीं 3/2 हो जाएगी। एक बच्चे के सामने 10 टॉफी है और आपको बोला यार 3/2 सेलेक्ट करके लाओ, बच्चा कैसे सेलेक्ट कर पाएगा। तो कहीं सर आप ये भी तो नहीं बोलना चाह रहे हो कि इस टाइम R2 की वैल्यू 3/2 होगी। 1 और यहां पे अगर करोगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और ये 2 जाएगा तो 3/2 हो जाएगी R2 की वैल्यू। सर ये तो औकात में बिल्कुल 5 से छोटा ही होता है 3/2। लेकिन बच्चा बोलेगा क्या मेरे को दे रहे हो, 3/2 टॉफी सेलेक्ट करके लाऊंगा क्या मैं, नहीं ना। R2 क्या है सिलेक्शन, तो 3/2 का भी सेलेक्ट कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूं क्या, कि R1 की वैल्यू हमेशा आई होगी और R2 की वैल्यू भी हमेशा आई होगी, क्योंकि सिलेक्शन है भैया, हमेशा इंटीजर में एक सेलेक्ट करोगे, दो सेलेक्ट करोगे, आधा कैसे सेलेक्ट करोगे, तोड़ना फोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। कल को टॉफी है तो तोड़ ले रहे हो, कहीं कल को घर ही बोल दिया सेलेक्ट करने के लिए तो आधा घर सेलेक्ट करके लाओगे क्या तोड़ के, ठीक है। तो इसलिए ये आया औकात में लेकिन मना कर दिया इसको, बोला बच्चा रो देगा, 3/2 टॉफी कैसे सेलेक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा। अब R1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितने लोग समझ गए, एक तो औकात चेक कर लेना टेबल बनाने के लिए कि औकात में रहना, बिल्कुल अपनी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा मत हो जाना, और दूसरा इंटीजर आना चाहिए, नहीं आया इंटीजर तो उसको इनवैलिड बोल दूंगा, भले ही औकात में फिर भी इनवैलिड। अब R1 की वैल्यू 2 रखवाना मेरे से, अगर 2 रखवाओगे तो कितने लोग होते हैं, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और 2 2 से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, औकात में बिल्कुल चलेगा, इंटीजर भी है। अच्छा अब लास्ट रखवाना मेरे से 3 कोई, 4 पे भी या तो बात कर रहा है ना, लास्ट मेरे को कोई 3 रखवाना। अगर 3 रखवाया तो बोलना 3 रखा तो 4 माइनस 3 1 होगा, 1/2 आएगा। वैलिड या इनवैलिड आप बताना मेरे को, इनवैलिड, क्योंकि 1/2 कभी सेलेक्ट नहीं होगा, इंटीजर होना चाहिए R1 R2। लास्ट वाला 4 रखवा देता हूं, अगर 4 रखा तो बोलना 4 रखा तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, R2 की वैल्यू 0। अब अगर R1 की वैल्यू 5 सोच रहे हो ना तो बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि R1 को औकात से ज्यादा भेज रहे हो, वो नहीं होगा। तो मेरे पास 3 टेबल ओके हैं, एक तो R1 और R2 0 2, एक 2 1 और एक 4 0। अब सभी सेट को रख देना, सभी सेट्स को रख देना। सबसे पहले ये वाला सेट रखता हूं 0 2। कोफिशिएंट मेरा क्या है, सबसे पहले तो मैं कोफिशिएंट लिख देता हूं, मेरा कोफिशिएंट है क्या। तो मेरा कोफिशिएंट है 4C R1 5C R2। कोफिशिएंट बोल रहा है तो टोटल कोफिशिएंट होता है, सिर्फ बाइनोमियल नहीं होता। हालांकि आजकल बाइनोमियल ही, आज के दिन बाइनोमियल ही टोटल है मेरा, तो मैंने लिख दिया 4C R1 इंटू 5C R2, यही है मेरा कोफिशिएंट। सामने वाला कोफिशिएंट पूछ रहा है तो एक काम करेंगे, सबसे पहले 0 2 रखेंगे, तो 4C0 इंटू 5C2, फिर ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि ऐड करते हैं, ऑलवेज ऐड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सभी टेबल को ऐड करना, सभी सेट्स ऑफ वैल्यूज रख के, प्लस में अगला बोलना 2 और 1, तो अगला क्या लिखूं, 4C 2 और 1 है तो 4C2 इंटू 5C1। फिर अगला बोलना, ये टेबल था, ये टेबल था और ये टेबल था 4 और 0, तो अगला मैंने रख दिया 4C4 इंटू 5C0। इसको ऐड करके कोफिशिएंट जो होगा मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया, आप भी मेरे लिए इतना काम जरूर कर देना कि इसका आंसर और कुछ आंसर्स और मैंने आपको बोला करने के लिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना टाइमिंग मेंशन करके, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास अपन बहुत पढ़ लिए, बहुत लेंदी हो गया, तो जरूरी भी है क्योंकि एग्जाम आपका पास में आ रहा है, ठीक है। तो आपसे मैं लास्ट में फिर से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो मैथ्स जो है ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, या मैं आपको पढ़ा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लास तो आपको करना ही करना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे करोगे, लेकिन मैथ्स मांगता है पूरी तरह से प्रैक्टिस। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस मांगता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो तो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास होना चाहिए परफेक्ट प्रैक्टिस मटेरियल, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप उसी से सॉल्व करो, अगर आपको लगता है कि हाँ सही है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रैक्टिस मटेरियल का एक्सेस जाके ले लो, नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा उसको फिल करो, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस रखा हम लोगों ने, इससे ज्यादा चीप आप क्या ही कर सकते हो, ठीक है। 99 प्राइस रखा, जल्दी से आके एनरोल हो जाओ,
40 स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, 50 स्टूडेंट से जैसे ही ज्यादा होगा प्राइस में डबल कर देने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आपके पास मौका है कि जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ, ऑफर का यूज कर लो और क्लास को रेगुलरली फॉलो करते रहो। बहुत बिलीव करो, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाइनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल पढ़ेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे मूव कर जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।